हेलो दोस्तों, टू कैसे हैं आप लोग। अमर है बहुत हाई होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी को। वन दर्दनाक मौत और रिबर्थ। एक बड़े से बिल्डिंग में लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक लड़की ने इतना शोर सुनकर जल्दी से अपनी खिड़की का पर्दा हटाया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसने देखा चारों तरफ आग ही आग लगी है। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो उसकी छत तक आ गई थी। तभी वो लड़की बोली, अचानक इतनी आग कैसे लग गई, मैं तो अभी आई थी तो सब ठीक था। फिर वह ज्यादा ना सोचते हुए बाहर की ओर भागी। अच्छी बात यह थी कि आग अभी गेट तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही उस लड़की ने गेट खोल उसे अपने चेहरे पर पहले कुछ ठंडा महसूस हुआ, फिर अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ और उसका चेहरा झुलसने लगा। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी रोकने की, मगर उसके चेहरे का मांस नीचे गिरते ही जा रहा था। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। वह एक हीरोइन थी, हालांकि वो ज्यादा फेमस तो नहीं थी, लेकिन इतना तो कमा लेती थी कि वह अपने रहने और खाने का खर्च उठा सके। उसे लड़की ने उठने और आसपास टटोलने और यहाँ से भगाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसकी आंखें भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वह कुछ देख नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने 2 कदम बाए, किसी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर गई। वह लड़की जोर से चिल्लाई, कौन कौन हो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी एक पागलों जैसी हंसी सुनाई दी जो किसी लड़की की थी, और फिर वह थोड़ा रुककर बोली, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे खराब हो गया मेरी प्यारी बहन धरा। हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की फीमेल लीड धरा है, और जो लड़की उसे दर्द दे रही है वह धरा की सौतेली बहन माया है। धरा माया की आवाज सुनकर चौंक गई और बोली, माया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा मानती हूँ। तभी माया बोली, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे उस दिन से नफरत करती हूँ जब से मेरे पिता तुम्हें परिवार में वापस लाए थे। धरा तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी लाइफ इतनी खराब क्यों है। उद्धरण चिन्ह। माया। धरा की आवाज निकालना भी बंद हो गया क्योंकि उसका गला भी जल गया था। वह दर्द की वजह से और भी ज्यादा सिकुड़ गई। माया जोर से हंसी और बोली, तुम कभी भी महेश्वरी परिवार में आने के लायक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से ही फंसाते आ रही थी। तुम मेरे यश के लायक कभी भी नहीं थी। इतना बोलते ही माया ने धारा के चेहरे पर अपने पैर को दबाया और बोली, मुझसे लड़के तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिला, और यश तो पहले से ही मेरा था। धरा जोर से चिल्लाए और उसने अपनी आखिरी सांस लेने की कोशिश की। वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, बस वो अपने शरीर को झुलसते हुए महसूस कर सकती थी। अचानक उसे तेज गर्मी का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई निगल ही जाएगा। हॉट, बहुत गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है। एक लड़की बेहोशी में चिल्ला रही थी, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वह लड़की कोई और नहीं, धारा थी। धरा को ऐसा लग रहा था कि वह किसी आग की भट्टी पर बैठी हो। उसे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। धरा में धीरे से अपनी आंखें खोली, एक गहरी काली आंखें जो हद से ज्यादा ठंडी थी और धरा को कांपने को मजबूर कर रही थी। उसकी आंखों से मिली अगले ही पल एक आदमी ने उसकी गर्दन से पकड़ ली और उसकी सिलेक्टिव आवाज जो ठंडक से भरी हुई थी सुनाई दी, मुझे सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ। उसकी खूबसूरत आवाज की तरह उसे आदमी का चेहरा भी बहुत खूबसूरत था। पतली आईब्रोज, काली समुद्र से भी ज्यादा गहरी आंखें जो ऐसा महसूस करा रही थी कि वह उसकी आत्मा तक झांक सकता था, जिसे महसूस करके धरा की सांसें ही रुक गई थी। फिर धरा मन में बोली, ये आदमी कौन है और इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। धरा काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे याद आया कि अभी अभी उसकी आंखें खुलने से पहले क्या हुआ था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि वह आग से गिरी हुई थी और उसकी बहन माया ने उसे जलाकर मार डाला। क्या मैं मर नहीं गई थी। उसे थोड़ा कंफ्यूजन भी था, थोड़ी खुशी भी। उसने खुद से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूं। इतना सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। धरा ने अचानक से उस आदमी की तरफ देखा और फिर उसके पीठ को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तभी वह आदमी बोल पड़ा, तुम क्या ढूंढ रही हो। उसने यह बात बहुत गंभीर होकर कहा, लेकिन धारा ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोली, क्या तुम डेविल हो या फिर तुम इंसान हो। क्या। वह आदमी भी चौंक गया और बोला कि क्या बोल रही हो तुम। अचानक फोन की घंटी बजी। धरा ने उस आदमी को फोन उठाते देखा। वह फोन बहुत पुराना था, जो 10 साल पहले बहुत चलता था, लेकिन अब के समय में वह किसी कबाड़ी से कम नहीं था। धरा ने अपने मन में सोचा, यह इतना पुराना फोन क्यों इस्तेमाल कर रहा है, लगता है ये बहुत गरीब है। तभी उसका ध्यान उस मोबाइल के डेट पर गया और वह चौंक गई और मन में बोली, ये तो 10 साल पहले का टाइम है, आखिरी हो क्या रहा है। धरा ने खिड़की से बाहर देखा। फर्श से छत तक बहुत बड़े कांच की खिड़की थी जिससे रोशनी आ रही थी। वह कमरा बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसका ध्यान एक बड़े से कांच पर गया और उसने जब अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गई।
उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह उसकी नाजुक और कोमल त्वचा थी। जब उसे अपना वो जला हुआ चेहरा आया तो उसे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि वह भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि यह उसका ही चेहरा है। उसने जल्दी से अपने हाथ पर चिकोटी कटी। ये तो सब कुछ सच हो रहा है, इसका मतलब जैसे टीवी और नोवेल्स में होता है वैसे ही मेरा रीबर्थ हुआ है। अब धरा और चौंक गई। उसने चारों तरफ देखा, यह एक हाई प्रेसिडेंशियल स्वीट था। सभी चीज काफी महंगी थी और ये देखकर पता लगाया जा सकता था कि आदमी बहुत अमीर होगा। तभी उसे पिछले जन्म की सारी यादें याद आने लगी। झूठ, धोखा, नशा करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तभी उसे याद आया कि एक बार वह किसी अनजाने कमरे में चली गई थी और डर की वजह से उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, और जब उसने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी तो उसने भागने को सोचा और वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर बिना पीछे देख बाहर भाग गई थी। लेकिन होटल की लॉबी में रिपोर्टर्स के एक ग्रुप में उसे रोक लिया उस समय। हालांकि वह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और यह उसे दिन की हेडलाइंस में बड़े बड़े शब्दों में दिखाया जा रहा था। हालांकि उसका उसमें नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन यह जरूर बताया गया था कि वह एक कोई छोटी एक्ट्रेस थी। कई रिपोर्टर्स ने तो सीधे तौर पर उसे एक मोटे बुढ़े आदमी के साथ होने की बातें फैलाई थी। सच्चाई ना जानने वाले लोगों को यही लगा कि वह सब सच बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उसे फिल्म मिलना लगभग बंद हो गई थी। यहां तक कि उसे जिस फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला था उससे भी बाहर कर दिया गया था। उसने अपने ब्लैंकेट को नीचे किया, ले उसे थोड़ा ठंड महसूस हुआ और वह अभी भी अपने शरीर में दर्द महसूस कर सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उस दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था और जो कल रात आदमी उसके साथ था वो बड़े पेट वाला बुढ़ा अभिनेता नहीं बल्कि एक जवान हैंडसम आदमी था। इसलिए वह देख सकती थी कि ये उम्मीद से ज्यादा अच्छा था। लेकिन अफसोस की बात है कि वो कितने सालों तक इसके लिए अपने मन में शिकायत करती थी, ये सोचकर कि सच में उससे झूठ बोला गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है सबको बस झूठ बोलने और धोखा देना ही आता था। रूम में अचानक शांति छा गई। धरा को केवल अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई। वह पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने बिस्तर पर दबा दिया। आह! धरा की चीख निकल गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या करेगी अब धरा? कैसी पहुंच धरा उस रूम में? कौन है वो आदमी जानने के लिए पहिए। चट्टू कबीर राजवंश। अब तक आपने पढ़ा धरा को उसकी बहन की वजह से बहुत दर्दनाक मौत मिलती है, लेकिन जब वह उठती है तो उसे एहसास होता है कि वह एक लग्जरियस होटल के बेडरूम में थी और उसके पास एक आदमी था। तब उसे याद आता है कि यह सब उसके साथ पहले भी हुआ है और फिर उसे एहसास होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। फिर वह अपने मन में सोचती है उसे यहाँ से बचकर जाना होगा, क्योंकि पिछली लाइफ के हिसाब से इसके बाद ही उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उसे उसकी मूवी से निकाल दिया गया था। ये सब याद करके जब वह वहां से भागने ही वाली होती है कि उसे कोई पकड़कर बेड पर खींच लेता है। अब आगे धरा जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे खींचकर उसके सिर के ऊपर ले गई, जिसके वजह से वो एक आदमी के नीचे दब गई। उसके और उस आदमी के बीच बस एक कंबल जितना फासला था। इसकी वजह से उसकी कॉलर बोन साफ दिखाई दे रही थी। वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसकी स्किन बहुत गोरी थी। धरा अपने पुनर्जन्म से पहले कभी भी किसी और लड़के के इतने करीब नहीं गई, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गाल लाल हो गए और वह थोड़ा डर गई और बोली, मुझे जाने दो प्लीज। तभी वह लड़का बोला, मेरे सवालों को जवाब दो, उस आदमी ने बहुत ही धीरे से उसके कानों में कहा। धरा ने अपने पतले होंठ खोले और बहुत ही धीरे से बोली, क्या? उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि वह बहुत मुश्किल से खुद भी सुन पा रही थी। तभी वह लड़का फिर बोला, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा चौंक गई और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसको भी किसी ने फंसाया है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को ही किसी ने फंसाया है। मेरी बात सुनो तुम और मैं। धरा अभी समझने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी उनके रूम की घंटी बजी और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई तेजी से गेट पर नॉक कर रहा था। गेट खोलो, जो लोग अंदर है जल्दी से गेट खोलो, नहीं तो हम अंदर घुस जाएंगे। ऐसी आवाजें बाहर से आ रही थी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते गेट के लॉक खोलने की आवाज सुनाई दी और फिर तभी रिपोर्टर्स के ग्रुप जल्दी से अंदर आ गए। थोड़ी देर तक लाइट के फ्लैश ने उन्हें उनकी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर दिया और यह उन दोनों के लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। धरा के आधे कंधे खुले हुए थे। उसने जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाली और उसे लड़के ने भी जल्दी से धरा को ढकने की कोशिश की। अंदर लोग भी उन दोनों को देखकर चौंक गए। अगले ही पल धरा ने एक नाम सुना जो किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा था, कबीर राजवंश। आसपास का वातावरण अचानक से शांत हो गया। ब्लैंकेट से कसकर लिपटी हुई धरा, जिसने अपना केवल सिर निकाला था, उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। जाहिर सी बात है कि वह सभी रिपोर्टर उसे आदमी को अच्छे से पहचानते थे, या दूसरे शब्दों में कहे तो वह उससे डरते थे।
इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता था कि वह आदमी कितना खतरनाक और पावरफुल था और यह बहुत ही बुरी बात थी कि उसके लिए अब अच्छा नहीं होने वाला था। तभी एक वेटर की आवाज आई जो बोल रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर कबीर। वेटर ने कांपते हाथों से चाबी को छुपाने की कोशिश की। रिपोर्टर भी होश में आए और जल्दी से बोले, मिस्टर कपूर, हम लोग को कोई गलतफहमी हुई थी। धरा ने उनकी ओर देखा, उसकी नीली आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह बोली, ये लोग भी बहुत चालाक है, लगता है ये लोग इससे बहुत डरते हैं, हो सकता है कि यह वही हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। धरा ने अपने मन में कुछ सोचा, फिर बोली, अगर यह सच में राजवंश परिवार से है तो जो दिल्ली के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है तो यह आदमी जरूर नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कोई गलतफहमी है। मैं कबीर राजवंश को अच्छे से नहीं जानती, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वह यहाँ कैसे हो सकता है। घिरा उस समय खुद को चौंकने से रोक नहीं सकी जब उसने इस बात का अनुमान लगाया था कि कबीर राजवंश, यह आदमी सच में कबीर राजवंश है। पिछले जन्म में इस रात को पीछे मुड़कर देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अगर वह उस समय बाहर नहीं भागी होती तो उसे पता होता है कि यह व्यक्ति कबीर राजवंश था। तो क्या सब कुछ अलग होता, धरा ने अपने मन में सोचा। मिस्टर कबीर, वास्तव में किसी ने हमें यह न्यूज़ दी थी कि धरा महेश्वरी नाम की एक एक्ट्रेस यहाँ किसी आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अपनी फालतू बातें बंद करो, धरा ने धीमी आवाज में गुस्से में कहा। आप लोग मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या हमने आपको फंसाया है? आप झूठ मत बोलिए, उन रिपोर्टर्स ने कहा। धारा ने उस व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। दूसरों, उसे फंसाना आपके लिए नहीं है। मिस्टर कबीर को इसमें खींचने करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्वाभाविक रूप से उन लोगों में कबीर राजवंश के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, इसकी बजाय वह चिल्लाए और धारा की ओर इशारा किया, तो फिर समझो तुम यहाँ क्यों हो। उसने अपनी चेहरा ऊपर उठाया और बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, क्या मेरा बॉयफ्रेंड के साथ रहना गलत है? धारा की बात सुनने के बाद अचानक सभी लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। धारा को केवल अपनी ओर से एक ठंडी नजर ही महसूस हुई। उसने ऊपर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कुछ है भी या नहीं कि तुम मिस्टर कबीर की गर्लफ्रेंड हो? सबूत? धारा ने अपनी आंखें घुमाई, उसने कबीर के गले के चारों ओर अपने बाहर डाल दी और आंखें बंद कर ली और उसके होठों को चूम लिया। इस बार वह कबीर ही था जिसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सामने वाली लड़की की त्वचा बर्फ से भी ज्यादा चिकनी थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल थोड़े गंदे थे लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये सच था कि उसने पहले किस करना शुरू किया, लेकिन उसके पतले गुलाबी होठों का स्वाद लेते ही कबीर खुद को उसको किस करने से रोक नहीं पाया। उसकी घबराहट बता रही थी कि वह इस समय कितना डरी हुई थी। उसकी इस तरह की बचने की कोशिश में कबीर को उसकी ओर अट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वह उसे दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि वह भी एक अच्छा शो दिखा रहा था। वह जानना चाहता था कि और वह क्या क्या कर सकती थी। धरा भी अपने मन में सोच रही थी कि आखिर यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपने आंखें बंद कर ली और अंत तक ऐसा नाटक किया जैसे वह तो कुछ समझ ही नहीं रही है, लेकिन उसने अपने हाथों ने मजबूती से उसके गले को पकड़ा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जाने देना नहीं चाहती थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर्स के ग्रुप ने यह नज़ारा देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर कबीर राजवंश यहाँ क्या कर रहे थे। इसकी बजाय उन्होंने किसी बुरे आदमी के होने की उम्मीद की थी। किस करने के बाद अचानक ही धारा रुक गई। सब इतने अचानक हुआ था कि धारा भी खुद ही सदमे में थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि पुनर्जन्म के बाद ही उससे ये सब करना पड़ जाएगा। उसे पूरा यकीन नहीं था कि कबीर उसका साथ देगा। उसे पूरा यकीन था कि कबीर इन लोगों को कभी भी अपनी फोटो खींचने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ सोने वाली लड़की के बीच वह साफ तौर पर पहले ही ये सब ठीक कर चुकी थी। इंतजार करते करते धरा को लगा कि जिंदगी 1 साल की तरह है। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कबीर की आवाज आए, आप सब ने अब इसे देख लिया और आप लोग कब तक यहाँ ऐसे ही खड़े रहने वाले हैं? अब सबको समझ में आ गया कि यह सब सच है, इसलिए इसका मतलब है कि कबीर राजवंश ने यह बात मान ली है कि धरा उनकी गर्लफ्रेंड है। कबीर की ऐसी बातें सुनकर रिपोर्टर्स कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी फिर कबीर बोला, तुम सब क्या बाहर नहीं जाने वाले हो? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाए और पतले होठों से धीमी आवाज में कहा। सबको पता था कि कुछ लोगों ने कबीर राजवंश को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने उसके कमरे में घुसकर उसकी जासूसी करने की कोशिश की। अगले दिन से ही उनमें से किसी का कुछ पता नहीं चला। रुको, ठंडी आवाज में उन लोगों के रूह को कपा दिया और वह जल्दी से इधर उधर देखने लगे। अपने कैमरे और मोबाइल को यही छोड़कर जाओ। कबीर राजवंश कभी भी अपनी तस्वीरों को बाहर जाने नहीं दे सकता था।
भले ही वह कितने भी यह बोल दे कि उन्होंने तस्वीर नहीं ली है, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। कैमरा और मोबाइल फोन को सभी ने टेबल पर रख दिया और एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। धरा ने भी राहत की सांस ली। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी कबीर के साथ वह एक ही बेड पर बहुत पास में बैठी है और उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। तभी तो उसे कबीर की आवाज आई जो बोल रहा था, अब तुम मेरा फायदा उठाकर यहाँ से जाने वाली हो। धरा बोली, फायदा उठाकर जाने से आपका क्या मतलब है कि मैं आपको बचाने में मदद नहीं की? तभी कबीर बोला, मेरी मदद। तभी धरा बोली, हाँ, उन रिपोर्टर से मैंने आपको बचाया है। कबीर कुछ नहीं बोल पाया, उसने बस अपनी आंख छोटी करके उसकी ओर देखा। धरा उससे डरती थी, लेकिन इस मामले में वह उसके सामने कमजोर नहीं हो सकती थी। हालांकि उसके ऐसे घूरने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ गलत कर रही है। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बोली, अच्छी रहती है, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। कबीर फिर भी नहीं बोला। उसने अपने मुंह का कोना हिलाया और बड़े चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। उसकी ऐसी मुस्कान को देखकर धरा भी चिढ़ गई और उसने अपना हाथ हिलाया और बोली, ठीक है, कुछ भी नहीं कहने के लिए थैंक यू, आपने मेरी मदद की और मैं अब आपको पैसे चुकाऊंगी। फ्यूचर में अगर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह मुड़ गई। कल रात क्या हुआ, सब कुछ यहीं खत्म होता है। कैसे पहुंचे कबीर और धरा होटल रूम में? कैसे बदला लेगी धरा अपनी मौत की? चौथी, धरा का परिवार। अब तक आपने पढ़ा, जब धारा को होश आता है तब उसे पता चलता है कि यह उसका पुनर्जन्म है और वह होटल के रूम में किसी आदमी के साथ है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी वहां रिपोर्टर आ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि जो आदमी उसके साथ है वह कबीर राजवंश है। बाकी रिपोर्टर्स भी कबीर राजवंश को देख काफी डर जाते हैं और धारा से ही सवाल करने लगते हैं। धारा भी उन्हें झूठ बोलती है और बोलती है कि वह कबीर राजवंश की गर्लफ्रेंड है। पहले तो कोई इस बात को नहीं मानता, लेकिन जब कबीर भी बोलता है कि धरा उसकी गर्लफ्रेंड है तो सब उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। अब आगे। धारा होटल के वॉशरूम में अपने चेहरे को छुपाए बैठी हुई थी और वह सोच रही थी कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है। हालांकि जब वह सोई और जगी थी तो उसे लगा था कि यह कोई सपना है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब सपना नहीं, हकीकत है। फिर उसने सोचा कि उसका रीबर्थ कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वह आग याद आई जिसने उसे झुलसा दिया था। यहाँ तक कि वह उस दर्द को अभी भी महसूस कर सकती थी जो उसे उस समय हुआ था। पहले ही उसने होटल के रूम के कैलेंडर में डेट को देखा था जो 2020 का था, जिसका मतलब ये था कि वह अभी 19 साल की है। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए उसे याद आया कि जब वह 19 साल की थी तो बहुत सारी चीज हुई थी। इस टाइम ही कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था और उसे फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम तक उसने अपना एंट्री पास खो दिया था। लेकिन अपने कोशिशें से और अपनी मेहनत के बल पर उसने आखिरकार फिल्म इंडस्ट्रीज में एक रोल पा लिया था जो कि सेकंड फीमेल लीड का था, लेकिन उसमें भी उसको 1 साल तक का समय लग गया। जब उसने सोचा कि वह अपने दम पर सफलता हासिल कर सकती थी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से मीडिया वालों ने रातों रात उसके बारे में अफवाहें फैला दी, जिसकी वजह से लोगों के सामने उसकी इमेज खराब हो गई थी और उसका नया बना हुआ करियर भी खत्म हो गया था। महेश्वरी परिवार के बारे में बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई, तब सभी ने साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया। उसका पिता जो हमेशा से पक्षपात करते थे, उन्होंने उसे थप्पड़ मारा और उसे बहुत डांटा, और दादी जो उस बस बचपन से नफरत करती थी, उन्होंने उसे महेश्वरी परिवार से बाहर भी निकाल दिया। वह रिश्ता तोड़कर ही महेश्वरी परिवार पर उसके प्रभाव को कम कर सकते थे। उसे उसकी चाची और उनकी बेटियों ने बचाया था। उसे ऐसा तब तक लगता रहा जब तक उसकी पिछले जन्म में मौत नहीं हो गई। उस टाइम उसे पल चला था कि वो तीनों ही उसे शुरू से धोखा देते आ रही थी। अंत में उसे पता चला था कि उन्होंने उसके लिए जाल बिछाते थे। अपने पिछले जीवन में वह इतनी गरीबी में क्यों जी रही थी, इसका का कारण वो लोग थे जिनकी वो पूजा करती थी। वह क्रिमिनल थे, वह उसे अपनी आंखों में कांटों की तरह तेज समझते थे। भले ही उसे अंत में उसे महेश्वरी परिवार से निकाल दिया गया और उसके करियर और परिवार में कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, अंत में उसे मार दिया गया। अब ये नफरत अभी खत्म नहीं हुई है। सौभाग्य से भगवान को धरा पर दया आ गई और उस रात में वापस आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। धरा ने इस बार शुरुआत में खुद को बचा लिया। आप जबकि रीबर्थ के बाद चीजें अलग हो रही थी तो इस जीवन में उसे अच्छी जिंदगी जीनी होगी, और जो इन लोगों की वजह से उसे इतना दर्द सहना पड़ा वह किसी को जाने नहीं देने वाली थी। तभी अचानक से उसका फोन बजा। धरा थोड़ी देर के लिए तो चौंक गई और फिर उसने अपने बैग से फोन निकाला। यह एक छोटा फ्लिप फोन था जिसके किनारे घिसे हुए थे और उसका कलर भी उड़ चुका था। रीबर्थ से पहले वह स्मार्टफोन चलाती थी, लेकिन अब उसके पास एक छोटा फोन था। हेलो, फोन उठाया। धरा, तुम कहाँ हो? फोन पर आंटी सरला की आवाज आई। हे भगवान, जब तुम कल रात वापस नहीं आई और तुम्हारा फोन भी नहीं लगा तो परिवार में हर कोई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया।
जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे पिता और दादी को ये नहीं पता है कि तुम्हारी बहन और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि यह पूरी तरीके से झूठ था। वह उसे हमेशा चने की झाड़ पर चढ़ाते थे और फिर बाद में उसे उसके पिता के सामने दोषी ठहरा देते थे। धारा को पता था कि वह इस समय ये सोच रहे थे कि कैसे धारा को पिता की नजरों में गिराया जाए। जैसे ही धारा माहेश्वरी विला के बाहर खड़ी हुई उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सच में मर गई हो। 10 पहले उसे माहेश्वरी परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और तब से उसका माहेश्वरी परिवार से कोई लेना देना नहीं था। जाने पहचाने घर को देखकर धारा को अपने दिल में बहुत चुभन महसूस हुई और उसे गुस्सा भी आया। हालांकि वह अच्छे से जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए धारा मुस्कुराई और उसने अपने बालों पे हाथ फिराया और विला के अंदर चली गई। जब उसने लिविंग रूम में कदम रखा तो 5 जोड़ी आंखें उससे ही घर रही थी। धारा ने सोचा क्या बात है, उन सब लोगों ने तो पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। फिर उसने खुद से ही मन में सोचा इसका मतलब इन लोगों को पहले से ही सब पता है। लेकिन धारा के बाकियों के रिएक्शन को देखते हुए धारा ने अनुमान लगाया कि उसकी सौतेली माँ, चाचा और उसकी बहन ने भी उसके बारे में बहुत कुछ कहा होगा। दादी पापा चाचा में वापस आ गई, धारा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। धारा माया के बगल में जाकर सोफे पर बैठ गई और अपनी नजरों से बाकी लोगों को देखा जो उसे अभी भी घूर रहे थे और उसके मन में पहले से ही एक प्लानिंग आ गई। धारा तुम कल रात कहाँ थी? वह अभी बैठी ही थी कि उसकी चाची की दूसरी बेटी माया ने बड़े ही जल्दबाजी में पूछा। धारा ने अपने दिल में उन लोगों को सा और खुद को बोलने से रोकने की वे तीनों माँ बेटी वास्तव में और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी और उसने मुड़कर माया को देखकर मुस्कुराई और बोली, पिछली रात फिल्म के क्रू के एक एक्टर का बर्थडे था और देर तक पार्टी होने की वजह से हमें होटल में ही रुकना पड़ा। तुम झूठ बोल रही हो। जैसे ही धारा ने अपनी बात खत्म की मोना बोल पड़ी। माया की बातों में हड़बड़ी साफ दिखाई दे रही थी जिसे मिस्टर महेश्वरी साफ साफ महसूस कर सकते थे और वह एक पल के लिए तो चौंक गए। लेकिन तभी धारा की चाची ने अपनी बेटी की ओर देखा और बात को संभालते हुए कहा, माया तुम ज्यादा बातें मत करो। जब पहले से ही माया बातें बोल चुकी थी तो अब कुछ भी करके उसे वापस लिया नहीं जा सकता था, इसलिए माया ने जल्दी से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इत्तेफाक से कल रात मैं संजना से मिली थी और उस टाइम उसने मुझे किसी के बर्थडे होने की बात नहीं बताई थी। धारा माया से बोली कि वो बस एक इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। क्या तुम लोग होटल की लॉबी में थे या वॉशरूम में? माया की शक्ल देखकर धारा को यकीन था कि माया इस बात को नहीं बताएगी कि वह होटल में कुछ प्लानिंग कर रही थी, इसलिए साफ तौर पर वह झूठ बोल सकती थी। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संजना मेरी अच्छी फ्रेंड है और उसने मुझे बुलाया था, इसके अलावा हमारे ग्रुप के लोगों ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। धारा मुस्कुराए और बोली, उसे अपने पिछले जीवन की उस रात की हर बात याद है, लेकिन वह उस समय बहुत भोली थी, इसलिए उसने आसपास के लोगों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे सकी थी कि जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचा वह उसके आसपास सबसे करीबी और सबसे बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति था। लेकिन आप साफ तौर पर माया चुप रहो। माया की स्वयं की कमी कितना ही क्यों न हो, उसकी माँ अधिक चालक थी। उन्होंने जल्दी से अपनी दूसरी बेटी की ओर देखा और आंख मारी। मधु भी बहुत चालाक थी, उसने जल्दी से टीवी चला दिया। बोली, पापा हमें सुबह की न्यूज़ देखनी चाहिए। मोना समझ गई, उसने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। धारा की नजर घड़ी पर पड़ी। शहर की खबरें लगभग इस समय एक साथ दिखाई जाती थी। माँ और बेटी की प्लानिंग साफ थी, वह बस आज जो भी कुछ भी हुआ उसको टीवी में दिखाने का इंतजार कर रहे थे। धरा के बारे में न्यूज़ टीवी में दिख रहा होगा। वह उसकी दादी पहले से ही धरा से चिढ़ी हुई थी और गुस्से से उसे देख रही थी। हालांकि धरा के पिता को एंटरटेनमेंट न्यूज़ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पापा चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं, अभी तो बहुत ही टाइम है। मोना ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। धारा के पिता अपना हाथ हिलाया और डाइनिंग टेबल पर चले गए। धारा भी उनके पीछे चली गई और बड़े विनम्र ढंग से बोली, मैं किचन में मदद करवाकर आती हूँ। उसके पीछे माया ने गुस्से से धरा को देखा और टीवी की आवाज बढ़ा दी। क्या सचमुच फंस जाएगी धरा? जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ इनोसेंट गर्ल। इश्की एक हैकर है जिसको शर्मा परिवार ने गोद लिया था। उससे शर्मा परिवार में दादी अलावा कोई प्यार नहीं करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उसे उसके असली माता पिता और 5 भाई मिले जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट थे। उसे बाद में पता चला कि उसका एक मंगेतर भी है जिसको वो अपना दुश्मन समझती है। उससे सगाई न करना पड़े इसलिए उसने अपने मंगेतर के अकाउंट को हैक करके उसके पैसे चुरा लिए। जब उसके मंगेतर का पता चला तो उसने भी ठान लिया कि वो शादी तो इश्की से ही करेगा। कैसे बनी इश्की हैकर? कौन है इश्की का मंगेतर? कैसे पहुंची इश्की अनाथ आश्रम में? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनिए। च4 धरा की चालाकी।
अब तक आपने पढ़ा धरा जब अपने घर आती है तो उसकी चाचा और उनकी बेटियों ने धारा के खिलाफ उसके पापा और दादी को भड़का दिया था और यह भी बताया था कि धारा रात भर घर नहीं आई थी। तो धारा सफाई देती है कि वह अपने फिल्म के किसी क्रू मेंबर के बर्थडे पार्टी होने की वजह से होटल में रुकी थी। जिसकी ऐसी बातें सुनकर माया बोलती है झूठ बोल रही है, लेकिन धरा कैसे भी करके अपने पापा को मना लेती है। तब माया को याद आता है कि न्यूज़ में अब तक धरा के बारे में न्यूज़ आ गया होगा, इसलिए वह जल्दी से टीवी में न्यूज़ देखने के लिए बोलता है। अब आगे धरा जल्दी से किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान हाल में हो रहे लोगों के कामों के ऊपर था। हाल में बहुत शांति थी, जिस वजह से टीवी की आवाज़ साथ सुनाई दे रही थी। धरा की चाची और उनकी बेटियों का ध्यान पूरी तरह से टीवी पर था। जब न्यूज़ लास्ट हेडलाइन आई तब तक धरा ने ब्रेकफास्ट बनाकर हाल में ला दिया और बोली पापा दादी चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। धरा की चाची का तो पूरा ध्यान टीवी पर ही था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्लानिंग की थी, वह सब बर्बाद हो गई है। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्लानिंग फेल नहीं हुई होगी और इस समय न्यूज़ पर धरा का ही स्कैंडल दिख रहा होगा। माया का तो चेहरा ही बदल गया और उसने बड़े नफरत के साथ धरा की ओर देखा। धरा ने उसकी ओर देखा और बोली, माया तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। जाहिर सी बात है उसके ऐसे पूछने से सभी का ध्यान माया पर चला गया। माया को अचानक महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कौन देख रहा है, तुम क्या कोई कार्टून हो जो मैं तुम्हें देखूंगी। उसकी बातों से धरा ने हंसते हुए अपने चेहरे को छुआ और बोली, कार्टून तो सिर्फ मेरी छोटी बहन हो सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा की बहन चिढ़ गई और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें कार्टून लगती हूँ क्या। उसकी बातें सुनकर धरा मुस्कुराए और बोली, माया तुम्हें क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पर लगा रही हो। धरा ने अपनी बात खत्म की और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पापा मैंने कुछ गलत कहा क्या। धरा के पिता अजय महेश्वरी ने धरा की बातें सुनी तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को देखा और हंसते हुए बोले, नहीं नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, परिवार में ये सब चलता ही रहता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर धरा का मूड खराब हो गया और उसने मन में सोचा कि अभी यह सब कितने ड्रामे करते हैं, अगर यह पिछला जन्म होता है तो वह आसानी से सबकी बातों में आ जाती। अब धरा अच्छे से समझ गई थी कि सारे परिवार वाले बस उसे फंसाना चाहते हैं, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह कभी भी अपने पिता और दादी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाए। उसे अपने पिता के सामने एक अच्छी और स्मार्ट बेटी की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। जहां तक वह अपने पिता के बारे में जानती थी तो उसके पिता को स्मार्ट बच्चे बहुत पसंद थे और वह कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे आपस में झगड़ा करें। जब वह अपने पिता के सामने माया की तारीफ करती थी तो उसके पिता को काफी खुशी मिलती थी और वह धरा को भी अच्छा समझते थे, लेकिन जब वह उसके पिता के सामने माया की बुराई करेगी तो उसके पिता को भी वह बुरी लगेगी। आज धरा का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन इससे माया की गलतियां उसके पिता के सामने आ गई, जिसकी वजह से उसके पिता का ध्यान उस पर चला गया। माया जिसे आज अपनी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह धरा से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई। जब वह सीढ़ियों पर जा रही थी तो उसने देखा कि धरा उसके पीछे आ रही है, इसलिए उसने जानबूझकर कदम धीमे उठाया और ऐसे दिखाए जैसे वह नीचे गिर गई। धरा जो उससे काफी पीछे चल रही थी, उसने माया की छोटी छोटी हरकतों को ध्यान से देखा। उसने उसको सहारा देने के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन माया सीढ़ियों से फिसल गई, जिसे धारा ने कहा कि तुमने हाई हील्स पहनी है इसलिए ध्यान से चलो। इस समय उसके पिता उनसे थोड़ी दूरी पर ही थे, इसलिए उन्होंने धारा की पूरी बात सुनी और बोले, माया तुम्हारी बहन तुम्हारी बहुत परवाह करती है, इसलिए तुम ध्यान से चलो। माया ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। अजय ने उसकी तरफ देखा और बोले, घर पर ही हाई हील्स क्यों पहन रही हो, तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी बहन की तरह रहा करो। वह कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन उसने इसके लिए मेहनत की, तुम्हें भी वैसे ही बनना चाहिए। तभी माया ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे बस एक सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं उससे काफी अच्छी हूं, मैं फ्यूचर में फीमेल लीड का रोल प्ले करने वाली हूं। उसने धरा की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई गंदी चीज हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया के पिता नाराज हो गए और बोले, तुम 1 साल से रोल पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई रोल नहीं मिला है। अजय माहेश्वरी माया के ऐसे व्यवहार से असंतुष्ट थे। ठीक है, माया आपकी बातों का ध्यान रखेगी। तुरंत धरा की चाची ने माया हाथ खींच लिया और कमरे में ले गई। धारा ने अपनी चाची और माया की ओर देखा जो जल्दी में वहां से चली गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपने पापा से बोली, पिताजी मेरी बहन की अभी कोई गलती नहीं है, अभी वह बहुत छोटी है। उसके पिता तुरंत बोल पड़े, छोटी तुम बस 3 महीने ही उससे बड़ी हो, लेकिन तुम उससे ज्यादा समझदार हो। तभी धारा फिर बोली,
पापा, माया और मेरा नेचर अलग अलग है और इसके अलावा वह हम सब में छोटी है और मेरी चाची भी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसका नेचर बचकाना है, उससे नाराज मत होइए। धारा ने चालाकी से ऐसा वार किया कि तीर सीधे निशाने पर लगा। उसने न केवल अपने पिता को माया के व्यवहार के बारे में बताया बल्कि वह किस वजह से ऐसी है ये भी बता दिया, जिसकी वजह से वो जो चाहती थी वह होगा ही। फिर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा सबसे लास्ट में था और उसका कमरा ऐसा कमरा था जिसमें लाइट बहुत कम आती थी, लेकिन यह भी सच था कि यह एकमात्र ऐसी जगह थी जो उसके लिए थी। जब माया के कमरे के पास से धरा गुजर रही थी तो उसने अंदर से धीरे धीरे बातें करने की आवाजें सुनी। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि माया और उसकी चाची आपस में कुछ बातें कर रही थी। माँ, क्या हो रहा है? हमारा प्लान ऐसे फेल कैसे हो गया? मुझे कैसे पता? मैंने तो सारी प्लानिंग अच्छे से की थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर उसे घर से निकलने का प्लान खराब हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तभी उसकी चाची बोली, माया चिंता मत करो, मुझे पता लगाने दो कि क्या हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, मुझे डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में रोल चाहिए ही, जो मुझे उसे धरा से छीनना है। चिंता मत करो माया। धारा को इससे ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मुस्कुराते हुए वह अपने कमरे की ओर चल दी। अपने रूम का गेट लॉक करने के बाद वह और भी ज्यादा तेज तेज हंसने लगी और बोली, हो तो माया को डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में रोल चाहिए। पिछली लाइफ में उसकी चाची ही थी जिन्होंने उसे फंसाया था, जिससे न केवल उसने फिल्म में अपने रोल को खो दिया बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से जब माया का करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया था तब धरा की लाइफ और भी ज्यादा गरीबी में भी थी और अंत में वह मर गई। जैसे जैसे वह उन लोगों के बारे में सोच रही थी उसके अंदर नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उसका खून इतना खौल रहा था कि वह अपने दुश्मनों को तुरंत मारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा वह उन्हें भी वैसे ही मौत का अनुभव करावेगी जो उसने किया, और इस बार उसे पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन तब जब बदला लेने के लिए वो तैयार हो, उसे इतना ताकतवर होना होगा कि चाची और उनकी बेटियां उसकी बराबरी भी ना कर सके और उनसे धीरे धीरे सब कुछ उनका वापस लेना होगा और जो तकलीफ उन्होंने उसे दी थी उसे इंटरेस्ट के साथ लौटना होगा। उसने अपने मन में ही एक वादा किया कि वह उनको खून के आंसू रुलाएगी। फिल्म में रोल पाने के लिए क्या करेगी माया? धरा कैसे बचेगी माया के चालों से जानने के लिए पहिए रीबर्थ ऑफ इनोसेंट गर्ल। इश्की एक हैकर है जिसको शर्मा परिवार ने गोद लिया था। उससे शर्मा परिवार में दादी अलावा कोई प्यार नहीं करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उसे उसके असली माता पिता और 5 भाई मिले जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट थे। उसे बाद में पता चला कि उसका एक मंगेतर भी है जिसको वो अपना दुश्मन समझती है। उससे सगाई न करना पड़े इसलिए उसने अपने मंगेतर के अकाउंट को हैक करके उसके पैसे चुरा लिए। जब उसके मंगेतर का पता चला तो उसने भी ठान लिया कि वो शादी तो इश्की से ही करेगा। कैसे बनी इश्की हैकर? कौन है इश्की का मंगेतर? कैसे पहुंची इश्की अनाथ आश्रम में? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनिए चैप्टर 5, धरा और माया ऑडिशन सेट पर। अब तक आपने पढ़ा, धरा को उसकी चाची और उनकी बेटियां फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन धारा उनसे बच जाती है और धारा अपने पिता के सामने खुद की इमेज को थोड़ा सुधारने में सफल हो जाती है, जिससे माया और उसकी चाची बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे फंसाने की नई प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। और इधर धरा भी उनसे बदला लेने के लिए खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचती है। अब आगे अगली सुबह फोन काफी देर तक बजता रहा। उसके काफी देर बाद धारा उठाती है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती उसे दूसरी तरफ से लगातार बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। धरा, क्या तुम अभी भी सो रही हो? भूल गई कि आज क्या करना है ना? जल्दी टैक्सी पकड़ो और जल्दी से यहाँ आओ। नींद भरी आंखों के साथ धरा झटके से जाग गई। सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तभी उसने अलार्म घड़ी पर ध्यान दिया, लेकिन अलार्म तो बजा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए डायरेक्टर अभिनव की फिल्म में एक रोल के लिए ऑडिशन के सेट पर जाने के लिए तैयार होने के लिए भागी। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और कपड़े पहनने के बाद बाहर हॉल की ओर चली गई। नीचे हॉल में उसके पिता और बाकी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धरा ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। चाहे वह कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, वह सबको आदर देना नहीं भूलती थी। हालांकि उसने सब पर नजर डालना नहीं छोड़ा। तब उसने पाया कि पूरा परिवार वहां था, बस माया वहां से गायब थी। इस समय वह कहाँ हो सकती है, इसका जवाब उसे अच्छे से पता था। धरा, चलो जल्दी से नाश्ता करो। धरा की चाची ने उसे ऐसे बुलाया जैसे उनसे ज्यादा प्यार तो धरा से कोई करता ही नहीं। तभी धरा ने अपने मन में सोचा, वह माया के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही है, मानना पड़ेगा। उसने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, आंटी मैं आज सेट पर जाने के लिए लेट हो गई हूँ।
इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, आप सब आराम से खाए। बोलने के बाद धारा ने बड़ी ही चालाकी से अपनी चाची से अपना पीछा छुड़ा लिया और सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। धरा जल्दी से सेट पर पहुंची, लेकिन तब भी वह 5 मिनट लेट हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर ऑडिशन हॉल भरा हुआ था क्योंकि उसे आने में देर हो चुकी थी, जिस वजह उसे पता नहीं था कि उसका नाम आया कि नहीं। जल्दी से क्रू मेंबर के पास गई और बोली, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। हालांकि धारा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वहां इतने सारे लोग थे कि वह वहां खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से खींच लिया। अंजलि, तुम यहाँ आ गई। मुझे तो लगा कि तुम इतनी लापरवाह हो कि यहाँ आ ही नहीं पाओगी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने टाइम देखा है? तुम्हें पता था कि यह कितना जरूरी था, लेकिन तुम अब तक सो रही थी। तुम्हारी सौतेली बहन तो बहुत पहले से ही यहाँ पर आ चुकी है। अंजलि ने बहुत ही सोच समझ कर कहा, मुझे तो पता ही था कि दोनों माँ बेटी ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। उसकी बात पर धारा ने कहा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया और जल्दी जल्दी उसे भरने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उसकी दोस्त अंजलि ने कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? धरा ने भी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही सब कुछ याद है। अंजलि ने चारों तरफ देखा और धरा के कान में झुककर कहा, इस फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस को छोड़कर बाकी सभी रोल का सिलेक्शन ऑडिशन से ही हुआ है, इसलिए आपको फायदा उठाना चाहिए। धरा अंजलि की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या तुम्हें नहीं कहा था कि मेन लीड के भी ऑडिशन होंगे? अंजलि ने एक आह भरी और बोली, ये पहली बार नहीं है जो तुम इंडस्ट्री में आए हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑडिशन बस एक दिखावा है। यहाँ पर बस लोगों को पीठ पीछे ही रोल मिल जाते हैं। हम बस सेकंड फीमेल लीड के लिए ही ऑडिशन के थ्रू रोल पा सकते हैं। धरा अंजलि की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोली, मुझे पता है, ऑडिशन के 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में लड़की सुंदरता और गेटअप पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप दिखने में सुंदर नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। डायरेक्टर अभिनव फीमेल लीड की सुंदरता को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, जिसकी वजह से उनकी एक्ट्रेस सुंदर ज्यादा होती है, लेकिन एक्टिंग उन्हें बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही ऑडिशन स्टार्ट हुआ, अचानक से चारों तरफ शांति छा गई। धरा ने उन पर एक नजर डाली और मन ही मन में बोली, सब बस दिखने में सुंदर और हॉट लग रही है। ऐसा लगता है सबको पता है कि अभिनव बस सुंदर लोगों को ही रोल देते हैं। हालांकि यह सच नहीं था। अगर आप खूबसूरत हैं तो भी यह काफी नहीं है। अगर आप एक फूल की तरह सुंदर भी हो तब भी आपको बिना किसी एक्टिंग स्किल्स के रोल नहीं मिल सकता। तभी अचानक धरा को अपने ऊपर किसी की तेज नजर महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सामने वाला अपने मन में उसके बारे में ही सोच रहा हो। जब उसने पीछे देखा, वहां उसे माया दिखी, जो उसके बारे में ही सोच रही होगी कि वह वहां कैसे आ गई। धरा जल्दी से पीछे मुड़ी और एक प्यारी मुस्कान दी, लेकिन माया ने अपने दांत पीते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि माया इस बात से काफी नाराज हो गई थी कि आखिरकार धरा सेट पर पहुंची गई। धरा भी यही चाहती थी। माया जितना गुस्सा हो उतना ही उसे खुशी महसूस हो रही थी। पिछले जन्म में उसने उससे उसका सब कुछ छीनने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया। इस लाइफ में धरा भी माया को वह सब चीज नहीं मिलने देना चाहती थी जो उसे पसंद थी। वह उसे ही उसकी तरह लाइफ देना चाहती थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि यह सब उसका होना ही चाहिए था। धरा माहेश्वरी, माया माहेश्वरी, अरे इनका तो लास्ट नाम सेम है, लगता है ये दोनों बहनें हैं। जल्दी दोनों की ऑडिशन की बारी आई। जो लोग पहले बाहर आए थे उनका चेहरा उदास था, जिसकी वजह से धारा को पता चल गया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि जब उसे पता चला कि ऑडिशन देने 2 लोग जा रहे हैं, तब उसे समझ में आ गया कि माया को उसके खिलाफ ऑडिशन देना होगा। शायद भगवान भी यही चाहते थे। जब धरा ने स्टेज पर कदम रखा तो उसने कई लोगों को लाइन से बैठे देखा। धरा ने उन पर बस एक हल्की नजर डाली। वह उन सभी लोगों को जानती थी। वह डायरेक्टर, निर्देशक और राइटर थे। उसकी पिछली लाइफ में माया ने फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल पाया था। हालांकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सेकंड फीमेल लीड का रोल काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसे फेमस होने में मदद मिली। धरा जहां तक याद करती सकती थी, उसके अनुसार फीमेल लीड बस पैसे लेकर चुनी गई थी। इस वजह से जाहिर सी बात है सेकंड फीमेल लीड पर लोगों का ध्यान ज्यादा गया। बस दिखावे के लिए ऑडिशन रखा गया था, लेकिन अंदर के बाकी सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते थे। धरा तिरछी नजरों से अपने बगल में खड़ी माया को देखा। जल्दी से उसने डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर अभिनव, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह ऑडिशन लॉयल है या फिर इसे सिफारिश से पाया जा सकता है? डायरेक्टर ने कहा, यह एक फेयर ऑडिशन है। धरा ने एक प्यारी मुस्कान दी।
तभी धरा ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो वह अपने हिसाब से कोई रोल सेलेक्ट करके ऑडिशन दे सकती है क्या। तब डायरेक्टर ने उससे पूछा कि वह ऐसे खुद की सिफारिश क्यों करना चाहती है। सबको पता है कि एक एक्टर के रूप में आपको अपने रोल को समझना चाहिए। अगर आप किसी और रोल को करना चाहते हैं तो क्या आप उस रोल को अच्छे से समझ पाएंगे। तब धरा ने कहा कि रोल ऑडिशन के हिसाब से ही दिए जा रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कि वह सभी रोल को ट्राई करके देखे। डायरेक्टर अभिनव ने कुछ देर तक सोच और बोले, अगर आपको खुद कोई रोल चुनना हो तो आप कौन सा रोल चुनेगी। मैं। धरा ने जानबूझकर माया की ओर देखा और बोली, मुझे माया का रोल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर अभिनव। माया जल्दी से उनसे बात करने के लिए बीच में बोल पड़ी और बोली, मैंने पहले कई बार फीमेल लीड के रोल को अच्छे से पढ़ा है और मुझे सारी लाइन अच्छे से याद है, इसलिए मैं भी यह रोल करना चाहूंगी। डायरेक्टर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम इस रोल के बारे में क्या सोचती हो। माया, जिसे डायरेक्टर ने अभी बोलने के लिए कहा था, उसने बड़े घमंड के साथ धरा की ओर देखा और फिर कहा, फीमेल लीडन केवल सुंदर नहीं बल्कि सभ्य और दयालु भी है। अपने दोस्तों और बहन से बहुत प्यार करती है। भले ही उसकी बहन ने उसे कितनी ही चोट क्यों ना पहुंचाई हो, लेकिन वह उसे हमेशा माफ कर देती है। इसलिए मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। मुझे उसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और मैं आमतौर पर ऐसे ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही इस रोल के लिए सबसे अच्छी हूँ। तो आप क्या निश्चित है कि आप ही फीमेल लीड के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है। डायरेक्टर ने पूछा। तब माया ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों का कैरेक्टर एक जैसा ही है, जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टर अभिनव ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, फीमेल लीड के अलावा क्या तुम दूसरे कैरेक्टर को जानती हो। नहीं नहीं, माया ने झट से अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि हीरोइन ही सबसे बेस्ट है। डायरेक्टर ने उस पर से अपनी नजर हटा ली और धारा की ओर मुड़े और बोले, बोलो। तब धरा ने कहा, डायरेक्टर, मैं सेकंड फीमेल लीड की एक्टिंग आपको करके दिखाना चाहती हूं, जिससे आप और अच्छे से मेरी एक्टिंग को देख पाए। जहां किंजल आत्महत्या करती है, ये कुछ ऐसी बात थी जो डायरेक्ट को भी बहुत पसंद आए। उसके पिछले जीवन में जब ये शो आ रहा था तब ये सीन काफी फेमस हुआ था। इस सीन की वजह से उसके कई सीजन आए, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि माया को इसमें एक्टिंग क्यों करना था। इस सीन को चुनने का कारण ये था कि यह सीन ही सेकंड फीमेल लीड के एक्टिंग को सबसे अच्छे से दिखा पाता था। ये सीन किंजल के सौम्या के धोखा देने के बारे में था। दोनों बहनों के पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद किंजल को पता चला था कि मेन लीड हमेशा से सौम्या से प्यार करता था, लेकिन फिर भी किंजल ने सौम्या के सामने खुद को मार डाला। हालांकि वह फर्स्ट फीमेल लीड थी, इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसका ये करना बहुत ही लोगों को दुखी कर गया। ये सुनते ही माया ने तुरंत जवाब, सीन सेलेक्ट डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना। माया बेवकूफ नहीं थी, उसे पता था कि धरा इस सीन को क्यों चुना चाहती थी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके लिए ये सीन करना सबसे फायदेमंद हो सकता है। धरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस डायरेक्ट अभिनव को मुस्कुराते हुए देखा। अब जब आप लोगों को खुद पर इतना भरोसा है तो मुझे खुशी होगी जब आप दोनों ये सीन करेंगे, डायरेक्ट अभिनव ने कहा। 6 धरा की एक्टिंग स्किल्स। अब तक आपने पढ़ा, धरा को ऑडिशन सेट पर जाने से रोकने के लिए माया और उसकी चाची धरा का अलार्म बंद कर देते हैं, लेकिन तब भी धरा ऑडिशन सेट पर पहुंच जाती है। जब वह वहां पर जाती है तो उसे उसकी फ्रेंड अंजलि मिलती है, जो उसे बताती है कि फीमेल लीड और मेल लीड का सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। जब धरा और माया के ऑडिशन की बारी आती है तो धरा डायरेक्टर से बोलता है कि वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करेगी। डायरेक्टर भी उसकी बातें मान जाता है और फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए कहता है। अब आगे। अब जब डायरेक्टर ने धरा को वह सीन एक्ट करने के लिए बोल चुके थे तो अब माया कुछ नहीं कर सकती थी। वह कितना ही उसके खिलाफ हो, वह अब इस टाइम पर धरा के हारना नहीं चाहती थी। धरा को जो चाहिए था वह मिल चुका था। उसने पहले से ही इसे लेकर कई सारे प्लान बना लिए थे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। डायरेक्टर, क्या हम कुछ तैयार कर सकते हैं? आखिरकार यह फिल्म एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है। धरा को लगा कि बहुत अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जिस रोल के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था उसमें चमक लाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा। तब डायरेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा। ऑडिशन स्टूडियो में एक छोटा सा चेंजिंग रूम था। टाइम लिमिटेड था, इसलिए धरा और माया एक साथ ही कपड़े बदल सकती थी। अपने कपड़े बदलने के बाद माया ने अपने बैग से मेकअप निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगने लगी। माया भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि परिवार में सब खूबसूरत थे, जिसकी वजह से माया भी काफी अच्छी दिखती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, माया ने पहले से ही फीमेल लीड प्ले करने का मन बना दिया था और वह मासूम नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से वह कभी भी मासूम और दयालु लड़की का रोल प्ले नहीं कर सकती थी। वास्तव में वह सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए ठीक थी। वह थोड़ी क्रूर और षड्यंत्र करने वाली थी।
जो उसने पिछले जन्म में धरा के साथ अच्छे से किया था, और इसके अलावा धरा ये भी जानती थी कि उसका अपीयरेंस पावरफुल नहीं था, लेकिन ये बात सच थी कि वह कैरेक्टर में ढल जाती थी और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। नहीं तो पिछले जन्म में ही धरा को उस पर शक हो सकता था, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि कोई कह नहीं सकता वह इतनी चालाक हो सकती है। धरा ने जल्दी से अपना मेकअप किया और वह तैयार हो गई। किंजल भी साफ दिल वाली एक नाजुक लड़की थी। वह प्यारी थी, जिसकी वजह से ही वो प्यार में अंधी बनी रही, जिसकी वजह से उसने धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप खो दिया। धरा ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि वह ये रोल प्ले करने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करे। डायरेक्टर के लिए सांवली लड़की के रोल के लिए एक्टर को मनाना बहुत मुश्किल था। अगर इस रोल को कोई अच्छे से कर पाया तो उसे बहुत अधिक पहचान मिल सकती है। मत जाओ। जैसे ही धरा जाने वाली थी, माया ने उससे रोक दिया। क्या हुआ? डायरेक्टर अभी बाहर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। धरा ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। धरा, फीमेल लीड का रोल मेरा है, उसे मुझसे चुराने की कोशिश मत करना, माया ने लगभग उसे ऑर्डर देने वाले ढंग से कहा। धरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे रोल को तुमसे नहीं छीनूंगी। बोलने के बाद धारा बाहर चली गई। ऑडिशन स्टेज पर माया के मेकअप ने बहुत से लोग का ध्यान खींच लिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें पानी भरा था, और उसने नाराजगी से कहा, किंजल तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम तो जानती हो ना कि मैं उससे बचपन से प्यार करती थी। धारा, जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, उसके बाल कमर तक लंबे थे, उसने जानबूझकर अपने होठों की लिपस्टिक हटा दी थी और उसकी जो काली गहरी आंखें थी वह बेजान लग रही थी और बहुत ही बेपरवाह लग रही थी। उसके चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। जब उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और उसने गालों पर हल्के हल्के आंसू के निशान रह गए। जब धारा ने माया की ओर देखा तो उसकी आंखें पहले ही सूख चुके थे और वह और अधिक दिल से मुस्कुराई। दीदी, क्या आप जानती है कि एक बार मैंने कितनी शिद्दत से आपकी अच्छी बहन बनना चाहती थी? मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, तुम विहान से प्यार करती हो और मैं भी विहान से प्यार करती हूँ, तो मैं उसे दूर क्यों नहीं ले जा सकती? उद्धरण चिन्ह। तुम। माया ने अपना सीना पकड़ लिया और उदास होकर लड़खड़ाते हुए बोली, लेकिन वह मेरा प्यार है। हाँ हाँ, तुम्हारा प्यार। धरा के पीले होठों पर खून का कोई निशान नहीं था और उसकी आंखें बुरी तरीके से चमक रही थी। उसके लिए मेरा प्यार तुमसे कम नहीं है मेरी प्यारी बहन। क्या तुम उसके बदले अपनी जान देने को तैयार हो? माया की आंखें सिकुड़ गई। बहन, चिंता मत करो, विहान तुम्हारा है, वह शुरू से अंत तक तुम्हारा ही रहेगा। धरा ने अपना सर थोड़ा नीचे किया, फिर थोड़ा ऊपर उठाया और धुंधली आंखों से आकाश की ओर देखा। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी खिल उठी, मानो कि वो मौत की ओर जी रही हो। अगले ही पल उसने अपने हाथ से तलवार घुमाए और उसे अपनी गर्दन पर रखकर अपनी ओर खींच दिया। उसका कोमल और हल्का शरीर पेड़ के पत्तों की तरह जमीन पर गिर गया और वह नीचे फड़फड़ाने लगी। किंजल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो धरा ने अपना सिर हिलाया और उदास होकर मुस्कुराई। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो भी मेरा जीवन लंबा नहीं होगा। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जहर दिया गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। धरा दर्द से कहरा उठी और मुंह से खून थूकते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बदसूरत इंसान की तरह मारूं। तुम्हें जहर दिया गया है? क्या ऐसा हो सकता है? धरा बहुत खूबसूरती से मुस्कुराई। जिस पल से मैंने विहान से अपनी ड्रिंक बदलने का फैसला किया, तब से मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। इस जीवन में वह तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसका जीवन मेरे लिए बदल गया है। भले ही आप विहान के साथ रहो, इस जीवन में उसकी यही नियति है कि वह मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। बहन, इस जीवन में तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी परछाई बनकर ही रही। उद्धरण चिन्ह। किंजल, ऐसी बात नहीं है। धरा ने अपना सिर हिलाया। दीदी, अगले जन्म में मैं तुम्हें दोबारा नहीं जानना चाहती, मैं सिर्फ किंजल बनना चाहती हूँ, तुम्हारी परछाई नहीं। कहने के बाद धारा का हाथ धीरे से नीचे फिसल गया, जबकि उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह निकला। ये सीन खत्म होने के काफी समय बाद ऑडिशन पर सन्नाटा पसरा रहा और लगभग हर कोई दुखी और उदास हो गया। ज्यादातर लोग रोने भी लगे। धरा की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सबके दिलों को छू गई। यहां तक कि डायरेक्टर अभिनव भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने सामने 19 साल की लड़की को देखा और कुछ देर कुछ बोल ही नहीं पाए। हॉट ब्रोकन उनका पहली फिल्म थी और उनके लिए एक्टर बहुत ही महत्व रखते थे। उनके हिसाब से तो इस फिल्म में सबसे मुश्किल रोल फीमेल लीड का नहीं बल्कि सेकंड फीमेल लीड का था, जिसको फीमेल लीड ने बहुत ही ज्यादा दर्द दिया। यह एक मुश्किल कैरेक्टर था। अगर किसी के पास अच्छी एक्टिंग स्किल्स ना हो तो वह इस रोल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जाने पहचाने एक्टरों का उपयोग नहीं किया, लेकिन वह उनके कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठ रहे थे। अच्छी एक्टिंग स्कूल और अपीयरेंस में बहुत बड़ा अंतर था। कभी कभी तो दोनों होने के बाद भी एक्टिंग इतनी खराब थी कि वो किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर पाए।
सबसे मुश्किल किंजल की मासूमियत दिखाना था। जो भी एक्टर थे, छोटे होने की वजह से उनकी एक्टिंग स्किल्स में बहुत कमियां हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऑडिशन का सहारा लेने के बारे में, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे वह धरा की चेहरा हो या उसकी एक्टिंग, वह बहुत संतुष्ट हुए। दूसरी तरफ धरा और माया पहले ही खड़े हो गए थे, लेकिन माया की तुलना में जिसने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी, धरा अभी भी अपने रोल में डूबी हुई थी और अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मिस महेश्वरी हॉट ब्रोकन के फिल्म में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ने आगे बढ़कर सीधे धरा के फिल्म में रोल मिलने की अनाउंसमेंट कर दी। इतने कॉन्फिडेंट के बाद भी धरा ने कभी नहीं सोचा था कि डायरेक्ट उसे तुरंत रोल देने के लिए मानेंगे। डायरेक्टर अभिनव, थैंक यू। डायरेक्टर अभिनव, जल्दी से बीच में माया ने कहा कि यहाँ हो क्या रहा है मिस माहेश्वरी, आपने बहुत अच्छा काम किया, घर जाओ और मेरे गुड न्यूज़ का वेट करो। धरा के सामने माया के लिए उनके ये शब्द बहुत ही फॉर्मल थे। डायरेक्टर अभिनव ने उससे बात करना बंद कर दिया और धरा से बात करना जारी रखा। माया ऑडिशन स्टेज से बाहर चली गई, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी और धरा का इंतजार करती रही। जब धरा बाहर आई तो उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर धरा से झगड़ा करने लगी और धरा, डायरेक्टर अभिनव ने तुमसे क्या कहा? धरा ने हल्के मुस्कान के साथ उसको देखा और बोली, मुझे सचमुच दुख है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि डायरेक्टर अभिनव ने मुझे क्या कहा। क्या तुम क्या बोल रही हो? माया ने जल्दी से धरा का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे बताओ, डायरेक्टर अभिनव ने तुम्हें अचानक से सेकंड फीमेल लीड के लिए क्यों चुना? क्या तुमने पीठ पीछे कुछ गंदे काम किए हैं? उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे उसके पास इस बात को लेकर सबूत ही हो। पिछले जीवन में जब भी माया उसके बारे में ऐसी बातें करती थी तो उसे बहुत दुख आता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं कि उसने अपने हाथ खींचे और उसकी आंखें डगमगा गई। माया स्तब्ध थी, उसने अपने कदम पीछे खुद को रोक नहीं सकी। धरा की अभिव्यक्ति से उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीसते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है? नहीं की है, धरा ने उपहास करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ये रोल कैसे मिला। आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। यदि आप फीमेल लीड का रोल नहीं कर पा रही है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। तुम। जब माया को धरा से ऐसा सुनना पड़ा तो वह एक शब्द भी नहीं कह पाए। धरा से अभी के समय का फायदा उठाया और वह वास्तव में वह माया के बातों को सहन नहीं कर सकी। उसे हीरोइन का रोल मिला ही चाहिए, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े, माया ने सोचा। माया को परेशान करने के बाद धरा को केवल शांति मिली और उसने अपने कदम पीछे लिए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ाने के लिए मुड़ी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी से टकरा जाएगी। किससे टकराई धरा? अब क्या करेगी माया रोल पाने के लिए? जानने के लिए पहिए च7 अबीर राजवंश। अब तक आपने पढ़ा, धरा और माया दोनों अपने अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं। धरा की एक्टिंग देखकर डायरेक्टर अभिनव उसे सेकंड फीमेल लीड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और माया को बाद में बताने के लिए बोलकर धरा से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से माया को धरा पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत कुछ सुना देती है। जब धरा वहां से जाने लगती है तो वह किसी से टकरा जाती है। अब आगे जैसे ही धरा वहां से जाने के लिए मुड़ी, वह किसी के सख्त सीने से टकरा गई। उसके मुंह से तेज आवाज निकली, यहां तक कि धरा की आंखों में आंसू भी आ गए और उसका शरीर भी लड़खड़ा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि समय रहते एक हाथ ने उसे कमर से पकड़ लिया। तभी उसे सामने से आवाज आई, तुम्हारा मुंह तो कितना ताकतवर है, लेकिन शरीर तो रुई से भी ज्यादा हल्का है। एक चिढ़ाने वाली आवाज धरा के कानों में सुनाई दी। धरा ने जब सिर उठाकर देखा तो वहां उसे एक हैंडसम इंसान का चेहरा दिखा। उसकी आंखों में सितारा जैसे चमक थी, लेकिन वह बहुत ही अकड़ू था और बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। धारा ठीक से खड़े हुई और उसने उस इंसान को तेजी से धक्का दे दिया, लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गई। उस आदमी ने जब धरा को देखा तो मुस्कुराया और बोला, धरा महेश्वरी। धरा चौंक गई, अपने सामने वाले आदमी को उसने पहचान लिया और बोली, अबीर राजवंश। पिछली लाइफ में वह एक मूवी किंग था। राजवंश परिवार के सभी आदमी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद अबीर राजवंश ने अपने फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए मना कर दिया था और उसने नए सिरे से अपनी कंपनी शुरू की। इतना ही नहीं, न केवल उसने अपने करियर को बहुत आगे तक ले गया, बल्कि वह एक फेमस एक्टर भी बन गया। और सबसे जलन की बात यह थी कि वह उसमें कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। धरा को नहीं पता था कि उसको ये सब हासिल करने के लिए उसके पैसे और कनेक्शन से ज्यादा मदद मिली कि नहीं, लेकिन ये बात सच थी कि अबीर राजवंश के लिए सब कुछ आसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ मिलेगी। पिछली लाइफ में उनका कोई आमना सामना नहीं हुआ था। आप कौन है? धरा ने उसे न जानने का नाटक किया। अबीर राजवंश ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ।
जरूरी बात यह है कि फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे। काम। धरा इतनी नाराज थी कि वह कैसे भूल सकती थी। रिबर्थ से पहले हॉट ब्रोकन के मेन लीड का रोल अबीर राजवंशी ने किया था। उसे भी अबीर राजवंश के साथ काम करना था, लेकिन माया के फंसाने की वजह से धरा की जगह माया ने वह रोल प्ले किया था। आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है। क्या आपको किसी ने इसके बारे में बताया है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को करते देखकर तुमने ऐसा सीखा था? अबीर राजवंश ने उससे पूछा। धरा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, क्या मुझे आपको बताना चाहिए? क्या ये हमारे काम से रिलेटेड है? अबीर राजवंश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, मुझे बेवकूफों के साथ काम करने से सख्त नफरत है। मुझे ना जानने का नाटक करना अच्छा था, लेकिन बार बार एक ही चीज करके मेरा टाइम बर्बाद मत करो। हालांकि सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर का मूवी किंग है। धरा तब भी उदास थी जब उसने ऐसा कहा। चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं करूंगी। अबीर राजवंश ने अपनी नजरें उठाए और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मुझे आशा है कि मुझे कोई आगे चलकर गली नहीं देगा। बोलने के बाद अबीर राजवंश वहां से चला गया। धरा ने उसकी पीठ की ओर देखा और थोड़ा पर गुस्सा हो गई और खुद को रोक नहीं सकी और अपने आप में बदबदाई, बस रुको, समय आना तो मैं तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मार दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, अबीर राजवंश ने जवाब दिया और इशारा किया। धरा चौंक गई और मन में सोची, क्या इसके कुत्तों के कान है? वह इतनी दूर से भी कैसे सुन सकता था? हालांकि हॉट ब्रोकन में सेकंड फीमेल लीड मिलने के बाद धरा का मूड अच्छा था, इसलिए उसने अबीर की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। वह खुशी खुशी अपने घर लौटने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसे एक आदमी ने रोक लिया। धरा ने एक लंबे और सख्त चेहरे वाले आदमी को देखा और चौंक गई। आप कौन है? आप क्या चाहते हैं? मिस महेश्वरी, प्लीज, मिस्टर राजवंश आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। एक और राजवंश, लास्ट नेम राजवंश है क्या? वह दोनों एक ही है। उसने उसे फॉलो किया और एक रोल्स रॉयस कार को देखा। कार की खिड़की नीचे नहीं हुई, लेकिन इतना पता चल रहा था कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक उससे एक बुरी फीलिंग आने लगी। मिस्टर राजवंश कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। भगाने का मौके की तलाश करते हुए धरा ने अनजाने में अपने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन उससे पहले ही उस बॉडीगार्ड ने रोक लिया और बोला, मिस महेश्वरी, मिस्टर राजवंश आपका इंतजार कर रहे हैं। इस जबरदस्ती के रवैये ने धरा को ये बात बता दी कि उसके पास मना करने का कोई मौका नहीं है। भले ही वह चाहे या ना चाहे, फिर भी उसे कार में बैठना ही पड़ेगा। धरा ने गुस्से से उसे देख, तुम मुझे इस तरह से घसीट क्यों रहे हो? धरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानती थी कि अबीर राजवंश अभी अभी बाहर आया था, इसलिए वह इसमें नहीं हो सकता। हालांकि उसे दिन उसने खुद को बचाने के लिए उसकी मदद मिली थी, इसलिए उसने उसे पर एहसान करने का फैसला किया। सिर्फ एक मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में उसे यह पता नहीं लग रहा था कि कबीर राजवंश उससे क्या करवाना चाहता है। जब कर की खिड़की नीचे हुई तो धरा ने उस हैंडसम इंसान को देखा और दंग रह गई। अभी जब वो अबीर राजवंश से मिली थी तो उसे वह कबीर राजवंश की वजह से ही पहचान पाई थी। हालांकि पहली नज़र में उन दोनों में कुछ समानताएं थी, लेकिन उसका कुछ फीचर्स अबीर से अलग भी था। कबीर राजवंश की तुलना में अबीर राजवंश बस थोड़ा कम ठंडा व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अजनबी और कोई करीब न आने वाले शब्द लिखे थे। अरे, आप पहले ही मान गए थे। इस मामले को हम पहले ही सुलझा चुके हैं। धरा को लगा उसे पहले ये सब याद दिलाना होगा। आखिरकार वह उसे रात को जो हुआ उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसकी पिछली लाइफ में कबीर राजवंश और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, और इस जीवन में मीडिया ने उसके बारे में भी कोई भी अफवाह नहीं फैलाई थी। वह इस आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। कबीर राजवंश मंद मंद मुस्कुराया और हल्के हाथों से अपने सर के बाल को पीछे किया और बोला, कार में बात करते हैं, इससे पहले कि धरा मना करती। कार का दरवाजा खुला और किसी ने उससे सीधे कार में धक्का दे दिया। अरे, धरा ने थोड़ा संघर्ष किया। आप क्या करने जा रहे हैं? धरा, माहेश्वरी, चलो शादी कर लेते हैं। बूम! धरा अचानक बेहोश हो गई और उसके कान में एक ही गूंजने लगी, शादी। उसे बस यही लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुना, वरना वह ऐसी बकवास बातें कैसे सुन सकती थी। उसने अपनी पलकें झपकाए। उसे कुछ कहने में काफी समय लगा। आपने क्या कहा? कबीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, धरा, माहेश्वरी, मुझसे शादी करो इस बार। क्या तुम मेरी बातों को सही से सुन पा रही हो? हाँ, केवल उसने बातों को साफ सुना ही नहीं, बल्कि उसे डर भी लगने लगा। क्या यह आदमी सच में मुझसे शादी करना चाहता है? यह तो बस एक बड़ा मजाक लग रहा है। धरा अभी भी अविश्वास के साथ कबीर राजवंश को ही लगातार देख रही थी। कबीर राजवंश ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। क्या कुछ पूछना है तुमको? क्या आप सच बोल रहे हैं? धरा ने सावधानी से पूछा।
क्यों, क्या आपको लगता है कि मैं अपना डिसीजन वापस ले सकता हूँ और आपसे मजाक करने के लिए आपसे मिलने आया हूँ? कबीर राजवंश में अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, थोड़ी ठंडी और गहरी नजरों से धरा की ओर देखा। धरा को ठंड महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं पाए और अजीब तरीके से मुस्कुराए और सोचने लगी, कबीर राजवंश किस तरह का आदमी है। उसके पास सच में मजाक करने का समय नहीं था, लेकिन ठीक इस वजह से वह खुद को भरोसा नहीं दिला पा रही थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इस मामले का फैसला ऐसे ही हो जाएगा। प्लीज रुको। धरा ने उसकी ओर गौर से देखा। क्या यह आदमी बहुत दबंग नहीं है? क्या कोई परेशानी है? धरा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। मिस्टर राजवंश, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा? क्या जवाब देगा कबीर? क्या शादी के लिए मान जाएगी धरा? जानने के लिए पहिए चैट शादी। अब तक आपने पढ़ा, जब धरा सेट से बाहर आती है तो उसे वहां अबीर राजवंश मिल जाता है। धरा को पता था कि अबीर राजवंश एक बहुत अच्छा एक्टर है जो आगे चलकर मूवी किंग बनने वाला था। अबीर राजवंश धरा को एक्टिंग से रिलेटेड बातें करता है जो धरा को पसंद नहीं आता, लेकिन वह फिर भी बोलती है कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगी। जब अबीर राजवंश वहां से जाता है तब उसके पास एक बॉडीगार्ड आता है जो उसे किसी से मिलने के लिए बोलता है। जब वह कार के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह कबीर राजवंश है। कबीर राजवंश धरा से शादी करने के लिए पूछता है, तब धरा उससे शादी करने का कारण पूछती है। अब आगे कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ धरा को देखा और कहा, अगर तुम मेरी वाइफ बन जाती हो तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वह सारी चीजें लाकर दे सकता हूं जो तुम्हें पसंद हो। हर महीने तुम्हें इतनी पॉकेट मनी मिलेगी कि खर्च करते करते थक जाओगी। साफ शब्दों में कहूं तो फायदे बहुत ज्यादा और नुकसान बिल्कुल भी नहीं। और अगर हमारा तलाक भी हो गया तो बाकी की लाइफ गुजरने के लिए मैं तुम्हें पैसे भी काफी दूंगा। धरा ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और मन में बोली, लगता है यह इतना बुरा सौदा भी नहीं है, लेकिन क्या मैं पहले ही डिवोर्स के बाद के पैसे के बारे में पूछ सकती हूँ? एक पल के लिए कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें अभी से ही पैसे के बारे में जानना जरूरी है? धरा ने अपनी सुंदर आंखें झपकाई। क्या ये हमारे तलाक से पहले की बात नहीं है? हमने अभी तक शादी नहीं की और आपको तलाक के बारे में सोचना है, कबीर ने कहा। धरा ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले से सब कुछ तय होना चाहिए। और क्या ये सच नहीं है कि उस रात के एक्सीडेंट को छोड़कर आप और मैं सचमुच में एक अजनबी है? हम तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। कबीर की नज़र धरा के बॉडी पर पड़ी और उसने अपना मुंह का कोना हिलाया और कहा, मुझे और क्या करने की जरूरत है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं। अच्छे से? उसकी बातें इतनी साफ थी कि धरा भी एक पल के लिए शर्मा गई। जब धरा ने देखा कि कबीर कैसे उसके सीने को घूर रहा है तो वो शर्मा गई। उसने कबीर को घूरते पूछा, तुम क्या देख रहे हो? हालांकि उसके कपड़े ज्यादा टाइट नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका फिगर काफी अच्छा था, जिसकी वजह से वह काफी सेक्सी दिख रही थी। कबीर ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कबीर ने धरा की आंखों में देखा और कहा, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और जो दिखाना चाहिए वो भी तुमसे क्या छिपाना। आप कबीर, आप बहुत गंदे हैं। धरा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। भले ही वह पिछले जन्म में या इस जन्म में इस आदमी के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे, फिर भी जब उसने ऐसा कहा तो खुद को शर्माने से रोक नहीं सकी। आपने ही बस कहा था कि यह एक एक्सीडेंट था और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कबीर राजवंश ने मासूमियत से कहा। थोड़ी देर के लिए तो धरा के पास भी इसका जवाब नहीं था। वह सही लग रहा था और वह दोनों ही इसमें दोषी नहीं थे, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि माया अपने फेम के कारण कबीर के साथ कैसे जुड़ गई। सब जानते हैं कबीर राजवंश की स्थिति के कारण माया के पास उसे देखने की तक की ताकत नहीं थी। उसे फ्रेम करने के लिए घसीटना तो दूर की बात है। अगर माया को कबीर राजवंश को जानने का मौका मिलता तो वह खुद ही उसके बिस्तर पर चली जाती। इस बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी वजह से माया ने जिस व्यक्ति को सेट किया था वह नहीं आया होगा और कबीर राजवंश के खिलाफ भी कोई साजिश रची गई थी। इसलिए दो लोग जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था उनके बीच ये सब हो गया। मिस्टर राजवंश, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? धरा ने इस बार उसे सख्ती से उसकी ओर देखा। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मेरे साथ सोई थी तो तुम्हें मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या यह अच्छा नहीं है? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। धरा ने अनजाने में अपनी आंखें घुमाई। उसके लिए इस तरह की बकवास पर विश्वास करना अजीब था। उसकी बातें सुनकर धरा को समझ में आ गया कि वह कुछ बताना नहीं चाहता और उसका भी अब कोई इरादा नहीं था सच जानने का, जबकि उसे पता था कि उससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला था। उसने उसके शादी करने के कारण की परवाह नहीं की। तुम्हें मुझे कारण बताना की जरूरत नहीं है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो सकती हूँ।
धरा ने अपने नजर घुमाए, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि आप शर्त को मानते हैं तो मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे बताओ। धरा ने कहा, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन ये केवल नाम के लिए होगी, हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। फिजिकल रिलेशन? कबीर ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि वह हैरान हो। ओके, और तुम कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं भूलोगी? कबीर ने धरा का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चली गई। चलो हम शादी रजिस्टर कराने चलते हैं क्या? धरा तो इतने सदमे में आ गई कि उसकी आंखें ही बाहर आने वाली थी। भले ही वह इसके लिए राजी थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है ना। और यह सच में काफी तेज निकला। धरा को तो अब भरोसा ही नहीं हो रहा था। 1 घंटे बाद धरा के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और दूसरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। वह अचंभे में थी। भले ही सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन तभी भी धरा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने सचमुच में शादी कर ली और इस तरह की एक शादीशुदा औरत बन गई। हालांकि वह बहुत क्लियर थी कि ये शादी उसके लिए फायदेमंद और बिना किसी नुकसान के थी। उसे एक नई लाइफ जीने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं थी और कबीर राजवंश की उसकी लाइफ में होना उसके लिए एक बड़ा झटका था। अगर वह कबीर की हेल्प ले तो उसे अपने टारगेट जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन किसी कारण से मैरिज सर्टिफिकेट को हाथ में पके हुए उसका मूड अभी भी कुछ हद तक उलझा हुआ था। मैडम, आप कहाँ जा रही है? उद्धरण चिन्ह। मैडम की आवाज सुनकर धरा तो दंग हो गई। क्या उसने उसे मैडम बुलाया? जब तक ड्राइवर ने दोबारा उस मैडम नहीं कहा। वह अभी सोच में ही थी। कार में केवल 3 लोग थे, ड्राइवर के अलावा केवल वह और कबीर, इसलिए उससे कबीर नहीं बोला जा रहा था। उसने अपने बगल वाले आदमी को देखने के लिए अपना सर घुमाया और कबीर भी उसे देख रहा था। उसके पतले होठ थोड़े उठे हुए थे, मानो वह कुछ बोलना चाहता हो। किसने सोचा था कि वह रातों रात कबीर राजवंश की पत्नी बन जाएगी? भले ही वह नाम की पत्नी थी, लेकिन ये पहचान उसे लंबे समय तक उसकी आदत डालने के लिए काफी है। वह मुझे महेश्वरी मेंशन के पास छोड़ दे। कबीर के होने की वजह से धरा की प्लानिंग थोड़ी बर्बाद हो गई। इस समय माया सेट से घर लौट आई होगी और उस पर आरोप लगा रही होगी। वह शांत नहीं बैठ सकती, उसे वापस जाकर इनसे निपटना होगा। मिसेज राजवंश, हमारी अभी अभी शादी हुई है, क्या आप अपने पति से अलग होने जा रही है? कबीर ने हल्के आवाज में पूछा। धरा स्तब्ध रह गई। अरे आप, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर तो आपने साफ सहमति दी थी। कबीर ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, मिसेज राजवंश, शादी का कॉन्ट्रैक्ट होने का यह मतलब नहीं है कि हम दोनों अलग अलग रह सकते हैं। अब जब आप मेरी पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरे साथ रहना चाहिए, वरना शादी का क्या मतलब? धरा को मानना पड़ा कि कबीर ने जो कहा वह सच था। आखिरकार वह पहले से ही पति पत्नी है और अलग रहना साफ तौर पर ठीक नहीं था। लेकिन अभी नहीं, मैं बिना किसी कारण के माहेश्वरी परिवार से बाहर नहीं जा सकती। आखिरकार उसका पुनर्जन्म हुआ। अपने पिछले जीवन में उसको माहेश्वरी परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा नहीं है कि माहेश्वरी परिवार के लिए उसकी भावनाएं गहरी है, लेकिन अपनी चाची और उनकी बेटियों से बदला लेने के लिए उसे अपने पिता और बूई दादी की मदद की जरूरत है। दुश्मनों से बदला लेते समय उन्हें एक ही बार से मारना निश्चित रूप से नफरत को दूर करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे हर चीज से अलग करना और ऐसा जीवन देना कि जो मौत से ही भी बदतर हो, ज्यादा संतुष्टि देने वाला होगा। कबीर ने थोड़ी देर तक सोच और कहा, क्या महेश्वरी परिवार में शादी के बाद बेटियों को अपने घर में रखने की परंपरा है? क्योंकि हमारी शादी लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसलिए हर किसी को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कबीर को भी शादी सीक्रेट रखना चाहिए। कबीर थोड़ा मुस्कुराया। अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? धरा तो उसकी बातों से हैरान लग रही थी। क्यों, क्या ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है कि शादी के बारे में कोई न जाने? कबीर ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तो कब बता रही आप कि हम शादी करने जा रहे हैं? मुझे कुछ टाइम दो, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा। धरा ने जल्दी से कहा, 3 महीने। 3 महीने के बाद निश्चित ही वो माहेश्वरी परिवार से बाहर चली जाएगी। 3 महीने, 2 महीने, 2 महीने, ठीक है। कबीर चुप रहा। जाहिर तौर पर उसके जवाब से वो खुश नहीं था। धरा ने बस दांत पीते हुए, पैर पटकते हुए कहा, 1 महीना ठीक है। बस 1 महीना। 1 महीने का टाइम है। जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो वहां पहुंच जाना और कॉन्ट्रैक्ट याद कर लेना। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ, मेरी पत्नी को महेश्वरी परिवार के घर ले जाओ। कबीर राजवंश ने धरा को मोल भाव करने का मौका ही नहीं दिया और सीधे फैसला सुना दिया। क्या करेगी अब माया? धरा शादी का सच कब तक छुपा पाएगी? क्यों करना चाहता था कबीर धरा से शादी? जानने के लिए पहिए चेन्नई। धरा का माया को बेवकूफ बनाना। अब तक आपने पढ़ा, कबीर धरा को शादी करने के लिए बोलता है और उसे शादी के फायदे भी बताता है, ताकि धरा शादी करने के लिए मना नहीं कर पाया।
धरा मान जाती है, लेकिन वह भी कबीर के सामने शर्त रखती है जो कबीर मान जाता है। फिर धरा और कबीर की शादी हो जाती है। जब ड्राइवर धरा से पूछता है कि अभी वह कहाँ जाएगी, तो धरा उसे माहेश्वरी मैंशन जाने के लिए बोलती है, जो कबीर को पसंद नहीं आता और वह बोलता है कि पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं। तब धरा उसे 1 महीने का टाइम मांगती है। तब कबीर उसे माहेश्वरी मैंशन छोड़ने के लिए मान जाता है। अब आगे शाम को महेश्वरी मैंशन में चारों तरफ लाइट जल रही थी। धरा के अलावा बाकी सभी लोग हाल के सोफे पर बैठे थे। धरा को अंदर आते देखकर धरा की चाची और उनकी बेटियां जो आपस में कुछ फुसफुसा रही थी, वह तुरंत चुप हो गई। माया की आंखें लाल थी, जाहिर सी बात थी कि वह अभी अभी रोई थी। धरा अपने मन में ही उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा, उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि माया यहाँ आते ही उसके बारे में सबसे शिकायत करने लगी थी। धरा ने अपनी चाची की आंखों में नफरत देखी। उसने सोचा कि पहले वह कुछ ज्यादा ही भोली थी, जो इतना भी नहीं देख पाती थी कौन उससे नफरत करता था। तभी अचानक उसे अपने पिता की आवाज आई, जो उससे पूछ रहे थे कि तुम वापस आ गई। धरा ने तुरंत आज्ञाकारी बेटी की तरह जवाब दिया, मुझे माफ करें, मुझे थोड़ा आने में देर हो गया। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे पास अभी भी वापस जाने का मौका है, माया ने कड़वाहट से कहा। धरा, अचानक से धरा की चाची ने कहा, मैंने माया से सुना कि तुमने भी माया के साथ ऑडिशन दिया था, तो तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? माया तो सुबह जल्दी आ गई थी। धरा की चाची वास्तव में एक अच्छी एक्टर थी। वह साफ साफ धरा से नफरत करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा होती थी। यह अफसोस की बात है कि उनकी बेटी के पास उनके जैसा टैलेंट नहीं था, नहीं तो माया निश्चित रूप से पूरी दुनिया में फेमस हो गई होती। मुझे माफ करे चाची, मुझे कुछ करना था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। माया ने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, धरा क्या तुमने कुछ गंदी हरकत की है, इसलिए तुम अच्छी बनने का दिखावा कर रही हो? ऐसा लग रहा था कि माया जल्दी से जल्दी धरा को दोषी ठहरने के लिए उतावली हुए जा रही थी। माया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सचमुच नहीं जानती कि मैं ऐसा क्या किया। धरा ने बेकसूर होने का नाटक किया, लेकिन वह पहले से ही बेहद सतर्क थी। माया खड़ी हुई और धरा के सामने चली गई। क्या तुम दादी और पता के सामने ये बताने की हिम्मत करती हो कि तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल कैसे मिला? धरा ने अपनी पलकें झुकाई। माया, आज हम एक साथ एक ही सीन प्ले कर रहे थे, तुम मुझे ये सवाल पूछ भी कैसे सकती हो? धरा, मेरे सामने अच्छी बनके मत दिखाओ। तुमने मुझे फीमेल लीड के ऑडिशन देने का मौका क्यों दिया? इसलिए डायरेक्टर अभिनव ने पहले ही तय किया कि तुम ही सेकंड फीमेल लीड का रोल प्ले करोगी। मुझे बताओ, तुमने डायरेक्टर अभिनव को कैसे रिश्वत दी? धरा ने अपनी आंखें ऊपर कर ली और कहा, जो तुम कह रही हो उसके लिए तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। सबूत? माया ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे पता है, पिछली बार जब तुमने रात में बाहर रुकने और कहा कि तुम्हारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, वह झूठ था। तुमने डायरेक्ट अभिनव के साथ उसके बेड पर थी। अब इसमें सबूत की क्या जरूरत है कि डायरेक्टर ने तुम्हें देखकर ही तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल दिया? ऑडिशन में बहुत से लोग आए थे और तुम एक साइड एक्टर थी। तुमने तो को एक्टिंग की क्लास भी ज्वाइन नहीं की, फिर भी तुम्हें सेकंड फीमेल लीड का रोल कैसे मिल गया? जैसे माया ने अपने बात खत्म की, तभी उसे एक तेज आवाज आई, जो कि किसी के कप के पटकने से होती थी। तभी उसे एक आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? क्या माया सच कह रही है कि तुमने सेकंड फीमेल लीड का रोल पाने के लिए कोई गंदी हरकतें की और अपने परिवार का नाम खराब कर रही हो? हालांकि धरा की दादी परिवार की मुखिया नहीं थी, फिर भी वह बहुत पावरफुल थी। वह जब बोलती थी तो चारों तरफ तनाव का माहौल हो जाता था। धरा ने तुरंत माया का चेहरा देखा, जो चमक गया था जब से उसे महेश्वरी परिवार में वापस लाया गया। धरा की दादी उसे नापसंद करती थी। धरा की चाची और उनकी बेटियां भी जानती थी कि ओल्ड लेडी माहेश्वरी की नजरों में धरा की कोई कीमत नहीं है। माया का चेहरा संतुष्टि से भरा था और यह वही था जो वह चाहती थी। यह साफ दिख रहा था कि धरा की दादी साफ तौर पर पक्षपात कर रही थी। धरा ने धीरे से कहा, दादी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हालांकि मुझे माहेश्वरी परिवार के घर वापस लाया गया था जब मैं 5 या 6 साल की थी। मुझे पता है कि मैं माहेश्वरी परिवार की बेटी और मुझे हर काम में मेरे परिवार का सम्मान और अपमान पर विचार करना चाहिए। जैसे ही धरा ने ये सब कहा, तब जाकर दादी का चेहरा थोड़ा शांत होता है। लेकिन माया इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? वह तुरंत बोल पड़ी, झूठ बोल रही हो, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ। धरा नहीं अपने से पहले सबकी और देखा, मुझे ये रोल मेरी एक्टिंग की वजह से मिली है। इससे फर्क पड़ता कि पहले, अब या भविष्य में मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए अपने टैलेंट पर ही भरोसा करना चाहिए। मैं कभी भी खुद को फेमस करने के लिए कोई भी घटिया काम नहीं करूंगी। धरा की दादी को समझाने के लिए अपनी माँ की कसम ही काफी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि धरा अपनी माँ से कितना प्यार करती थी। वो माया को बोलने का एक भी मौका ना देते हुए धरा ने दौड़कर कहा, क्यों तुम मुझे अपना निशाना बना रही हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? मैं वास्तव में आपसे सुंदर हूँ, आपके पास भी एक अच्छी एक्टिंग स्किल है और आप अभी भी एक स्टूडेंट हैं।
मुझे लगता है कि फीमेल लीड का रोल आपको ही मिलना चाहिए। माया ने हैरानी से धरा को देखा। उसे नहीं पता कि धरा अब किस तरह की चाल चल रही है। वो उसकी ज्यादा सोच से ज्यादा बढ़कर बातें कर रही थी। अब उसका चेहरा चिंता से भर गया। धरा ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वास्तव में क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि को एक्टर राइटर आपकी एक्टिंग से काफी खुश थे? क्या सच में? माया इसे छुपा नहीं सकी। उसके चेहरे पर खुशी और चमक आ गई, लेकिन वह अभी भी शक कर रही थी। डायरेक्टर अभिनव ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार फीमेल लीड के रोल के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने ऑडिशन दिए थे, इसलिए डायरेक्टर अभिनव ने इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम लिया। इसका मतलब यह नहीं था कि आपके पास कोई मौका नहीं है। धरा मुस्कुराई। क्या तुमको यकीन है इस समय माया को धरा को निशाना बनाने का की कोई परवाह नहीं थी? उसके लिए फीमेल लीड का रोल पाना ही सबसे ज्यादा जरूरी था और कुछ भी नहीं। माया, मुझे वाकई उम्मीद है कि तुम फीमेल लीड के रूप में काम कर सकती हो। जब समय आएगा हम दोनों डायरेक्टर अभिनव के फिल्म में काम करेंगे। ये कितना अच्छा होगा ना? माया ने थोड़ी देर तक और सोच और अपने झिझक को दूर कर दी। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी मेन लीड का रोल आएगी। धरा बहुत उत्सुकता थी। उसकी तुलना में माया की माँ भी काफी चालाक थी। उसने अपना सिर उठाया और धरा की ओर देखा। धरा ने भी नहीं उनकी आंखों को देखा और अधिक प्यार से मुस्कुराए। हालांकि जैसे ही उसने अपनी पीठ घुमाई, उसने चेहरे पर नफरत और एक ठंडी मुस्कान ला दी। अगली सुबह धरा जैसे ही रेस्टोरेंट की तरफ गई, उसे बहुत काम करने पड़ी। जैसे ही धरा वहां उठी, अंजलि ने उसकी तरफ अपना हाथ हिलाया। जैसे ये बैठी, अंजलि ने खुशी से कहा, ये कैसा है अब जब आपको सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया है? तो क्या? धरा को बहुत प्यास लगी थी। उसने खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया। आखिरकार इसके अलावा रोल पब्लिकली नहीं की गई थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि यह सब कितना उलझा हुआ है। अंजलि ने सोचा, ये सही है। डायरेक्टर अभिनव आखिरकार एक अच्छे और ब्रांड वाले व्यक्ति हैं जो हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश पर निश्चित रूप से कुछ ऐसा करने की सोच रहे होंगे। सुना है कि हाल में आपकी बहन और उसकी मां रोल के लिए पूछ रहे हैं और वे रोल पाना चाहती है। धरा मुस्कुराए, लेकिन माया ने उसे निराश नहीं किया। जब वह इन कुछ दिनों जाती है तो वह हमेशा उसे और अपनी चाची को फुसफुसाते हुए देखती है और समय समय पर भी किसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। वह हमेशा धरा के पिता को स्टडी रूम में ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बेटी उसके पिता को पैसे देकर माया को रोल दिलाने की बात करते हैं। क्या फीमेल लीड पहले से ही चुन ली गई है? बिल्कुल, अंजलि ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका माहेश्वरी परिवार माया के लिए कितने पैसे क्यों ना दे, डायरेक्ट लगाया को फीमेल लीड का रोल लैला करेगी। कोई क्या? लैला फीमेल लीडर इस नाम के लिए कोई अजनबी नहीं थी और यह भी कहा जा सकता था कि पिछले साल की यादों में उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। पिछले जन्म में हॉट ब्रोक की फीमेल लीड लैला थी। वह एक टैलेंटेड शो से उभर कर सामने आई थी और उसके बाद में डायरेक्टर अभिनव ने उसे रोल ऑफर किया। एक्टर अभिनव के नाटक में फीमेल लीड निभाने से उसे करियर एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। जब सब ने सोचा वह हिट हो जाएगी, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि एक रात एक शॉट्स के लिए उसने सेट पर बहुत देर तक काम किया। जब वह घर लौट रही थी तो कई गुंडों ने उसके साथ गैंगरेप किया। अगले दिन उसके स्कैंडल और फोटोज ने फिल्म इंडस्ट्री को न्यूज से भर दिया और उनकी रेपुटेशन खराब हो गई और एक के बाद एक उसके लिए भद्दे कमेंट आने लगे। उसे बहुत चोट लगी और वह तभी से उदास रहने लगी। वह हॉट ब्रोकन में हिट होने में सफल रही, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि यह उसके लिए एक बुरा सपना भी बन गया। नींद ना आने के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। 1 महीने से वह मेंटल पेशेंट हो गई। आखिरकार एक दिन उसने शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। क्यों? क्या आप उनको जानती है? अंजलि ने धीरे से पूछा। धरा ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने उनके बारे में सुना है। क्या वह टैलेंटेड शो से बाहर नहीं आई थी? धरा ने अपनी भाव उठाए। डायरेक्टर अभिनव ने कहा कि उनकी रेपुटेशन फीमेल लीड के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक्टिंग का कितना अनुभव हो। तुम जानती हो कि अभिनव एक नेक और अच्छे व्यक्ति और जिस व्यक्ति को वह चुनते हैं वह हमेशा सफल होता है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि लैला फीमेल लीड के लिए एकदम फिट बैठती है और टैलेंटेड शो में उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। डायरेक्टर अभिनव की नज़र काफी अच्छी है। अंजलि ने अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि लैला का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई है। मैंने सुना है कि कियान उनका पीछा कर रहा है और किया को राजवंश परिवार का सपोर्ट है। तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए। धारा ने पूछा, वह कौन है? क्या? अरे, मैंने सुना है कि कियान लिंडा का पीछा कर रहा है और उसने इस बार बहुत कोशिश की और कियान के पीछे राजवंश परिवार है। अंजलि ने 2 बार दोहराया। राजवंश परिवार कितने बड़े स्पोर्टर है, उन्हें स्पोर्टर के रूप में रखना काफी अच्छा होगा। क्या करेगी माया फीमेल लीड का रोल पाने के लिए? किसने भेजा था गुंडों को लैला के लिए? धरा क्या जवाब देगी अंजलि को जानने के लिए? पहिए चटैन कबीर का धरा को अपने विला ले जाना।
अब तक आपने पढ़ा धरा जब माहेश्वरी मेंशन जाती है तो देखती है कि माया ने पहले से ही घर वालों को उसके बारे में सब झूठ झूठ बातें बताई है। तब वह जाकर सबको ये बोलती है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से उसके परिवार का नाम बदनाम हो। यहाँ तक कि धरा चालाकी से माया को भी अपने बातों में फंसा लेती है, जिसकी वजह से माया भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है। धरा अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वह उसे बताती है कि फीमेल लीड का रोल लैला को मिला है। तब धरा को पिछले जन्म में लैला के साथ जो हुआ वह याद आता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। बाद में उसे ये भी पता चलता है कि लैला को जो सपोर्ट करता है उसके पीछे राजवंश फैमिली का हाथ है। और आगे जैसे ही धरा ने राजवंश फैमिली का नाम सुना, लगभग अपने मुंह का पानी बाहर थूक दिया और बोली, क्या उसके पास एक स्पोर्टर है? भले ही वह किसी के सपोर्ट की उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन ये स्पोर्टर इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ये कियान कौन है? किमान के बड़े स्पोर्टर कबीर राजवंश है। कबीर राजवंश परिवार का हेड है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसने अंजलि को अपने और कबीर की शादी के बारे में न बताने को सोचा। कम से कम तलाक से पहले वह एक साथ थे। आखिरकार शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली थी और हो सकता था कि वह किसी से दिन अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो उसे अंजलि को डराने की क्या जरूरत? क्या तुम मुझे यहाँ यही सुनाने के लिए आए हो? धरा में जानबूझकर टॉपिक दूसरे बातों पर लाने के लिए बोला। अंजलि रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए और बोली, क्या तुम फिल्म स्कूल नहीं जा रही हो? मुझे तुम्हारे लिए एक खबर मिली है। धरा की आंखें चमक उठी। यही तो था वह जो पाना चाहती थी। फिल्म अकादमी में एडमिशन लेना उसका हमेशा से सपना रहा था। यदि कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मजबूती से पैर जमाना चाहता है और तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे किसी स्कूल में जाना एक शॉर्टकट और जरूरी दोना था। अपने पिछले जीवन में धरा ने अपने लिए जिस लाइफ की कल्पना की थी वह था पहले फिल्म स्कूल में एडमिशन और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखना। उसने प्ले में अच्छी एक्टिंग की थी और टीचरों ने भी उसकी काफी सराहना की थी। उसने सोचा था कि हर चीज का रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज एंट्री एग्जाम के दिन ही उसका एंट्री पास ही गायब हो जाएगा। यदि वह उसे मिल जाता तो वह एग्जाम दे सकती थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने फिल्म स्कूल में जाने का मौका खो दिया। धरा पूरे 1 महीने तक दुखी रही और अपने ही लापरवाही की वजह से खुद पर ही गुस्सा करती रही, लेकिन उससे मरने तक सच नहीं पता चल पाया था कि माया ने वह सब किया था। माया को धरा की एक्टिंग से बहुत ज्यादा जलन हुई थी और उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं धरा उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने एग्जाम से पहले ही उसकी एंट्री पास चुरा लिया। दूसरे साल जब उसने एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था तब माया ने और भी ज्यादा जाल बिछाया। उसने उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया और इसकी वजह से उसने फिल्म अकादमी में एडमिशन लेने का मौका खो दिया। अब वह फिर से रिबर्थ की वजह से वापस उसी जगह पर आकर खड़ी है, तो वह इस मौके का फायदा जरूर उठेगी। माहेश्वरी मेंशन शाम का समय, रात के खाने के समय। लिविंग रूम एकदम साफ था। घर आकर उसे घिल अभी तक काम कर रहे थे। सरला और उनकी बेटियां कमरे में थे। धरा ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा और बिना रुके अपने कमरे में चली गई। कभी कभी वह वास्तव में अपनी चाची को सबसे लास्ट में कमरे देने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। ठीक उसी समय वह माया के कमरे से गुजरी और उसने अंदर की बातचीत सुनी। माँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पापा को समझाने का काम अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे परिवार के पास पैसे नहीं है। अगर मैं पैसे से रोल पा सकती हूँ तो मुझे किसी भी हाल में फीमेल लीड का रोल चाहिए। ओह माया, तुम्हें ये जानना होगा कि यह रकम छोटी नहीं है और इस साल हमारी कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। मुझे डर है कि तुम्हारे पिता उसके लिए नहीं मानेंगे। माँ, पापा आपकी बात सुनते हैं, आप जो कहेंगे वह सुनेंगे। क्या आपको कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे डायरेक्टर अभिनव के फिल्म में रोल मिल जाता है तो मैं तुरंत हिट हो जाऊंगी? उस समय पापा जो भी पैसे मुझ पर लगाएंगे वह पैसे डबल या ट्रिपल होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन माया, अगर यह काम नहीं करता तो इतनी बड़ी रकम बेकार हो जाएगी। तो तुम्हारे पापा पैसे बेकार कैसे हो सकता है? माया बीच में बोली। धरा ने भी तो कहा था कि डायरेक्टर भी मुझसे काफी खुश थे, लेकिन लीड के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं। इस समय उनके लिए फैसला लेना मुश्किल है। माया थोड़ा चिढ़ी हुई थी और उसे डर भी लग रहा था कि उसकी मां मदद करेगी कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। माया, तुम्हें क्या लगता है कि वह लड़की अपने दिल से बोल रही थी? उसने तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारे लिए अच्छे शब्द बोले होंगे। आखिर धरा की चाची काफी चालाक थी। माया ने कहा, क्या मुझे ये समझ में नहीं आया? उसे डर है कि सेकंड फीमेल लीड के रूप में मैं उसका रोल छीन लूंगी, इसलिए वह मेरी दुश्मन नहीं बनना चाहती। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुझे फीमेल लीड का रोल मिल जाए, उसमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। धरा की चाची कुछ देर तक चुप रही और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती है? अगर मैं फीमेल लीड का रोल नहीं कर सकती तो आप बस धरा को फेमस होते हुए देखेगी। उद्धरण चिन्ह।
ठीक है, मुझे पता है, मैं तुम्हारे पापा को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। माया ने अवचेतन रूप से अपनी आवाज धीमी कर दी और बोली, कुछ दिन पहले मैंने धरा को पते देखा था। धरा ने कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ किताबें खरीदी थी और मुझे शक है कि वह फिर से फिल्म स्कूल जाना चाहती है। मैं इसके बारे में पूछताछ की और अगले वेडनेसडे फिल्म अकादमी के लिए ये एग्जाम होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे जाने नहीं दे सकते क्या? धरा की चाची की अचानक आवाज तेज हो गई। चिंता मत करो, मैं उसे लड़की को कभी सफल नहीं होने दूंगी। गेट के बाहर धरा ने बिना कुछ कहे उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके होंठ के कोने ऊपर की मुड़ गए और वह मुस्कुराए और मन में सोचा कि ये एक संयोग था कि वह देर से आने के बजाय जल्दी आ गई। ऐसा लगता है वह सही समय पर वापस आई है। जो सुनना चाहिए वो उसने सुन लिया। वह कई दिनों से घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी और परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उस रात जैसे ही वह बिस्तर पर जाने वाली थी, उसका फोन बजा। धरा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, लेकिन धरा ने फिर भी उसे उठाया और बोली, कौन? गेट के बाहर आओ धरा, एक गहरी आवाज सुनाई दी। भले ही यह अभी भी अपरिचित थी, लेकिन वो अभी भी उसे सुन सकती थी। कबीर राजवंश केवल यही आदमी था जो उसे इस तरह से ऑर्डर दे सकता था। आधी रात को अचानक उसने उसके गेट पर आने को क्यों कहा? कुछ भी अच्छा ही होना चाहिए। उसने अपना कोट पहन लिया, चुपके से नीचे आई। रात के अंधेरे में गेट पर खड़ी महंगी रोल्स रॉयस की चमक से पता लगाया जा सकता था कि वह बहुत महंगी थी। जैसे ही धरा गेट के पास आई, कार का गेट खुला, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक आवाज आई, सबसे पहले आकर कार में आकर बैठ जाओ। धरा आगे की सीट पर बैठी, फिर भी पीछे की सीट पर बैठे आदमी को देखने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोल, उसको एक बड़े हाथ ने खींच लिया। कबीर राजवंश, तुम क्या कर रहे हो? धरा कुछ और बोलती उससे पहले ही कार चल पड़ी। कबीर, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? धरा थोड़ा गुस्से में थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेचने नहीं ले जा रहा हूँ, कबीर ने हल्के से कहा और फिर उसकी ओर देखा। वैसे भी तुम इतनी पतली हो कि तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। इतना बोलने के साथ ही कबीर धरा के सीने की ओर देखने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर धरा को उस पर और गुस्सा आया और उसने मन में सोचा, क्या इसे सच में मैं पतली लगती हूँ? क्या यह अंधा हो गया है? उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कबीर राजवंश की आंखें सचमुच में इतनी खराब हो सकती है। तभी अचानक कबीर ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? धरा ने भी अपने कंधे उचकाए और कबीर की ओर देखते हुए कहा, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कबीर ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मैं बस तुम्हें देख रहा था। धरा ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं बोली। कबीर बहुत सुंदर और देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन क्या वह ईमानदार भी था? उस रात बस वह एक्सीडेंट की वजह से एक साथ थे। उसके बाद उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब धरा ने कार से बाहर देखा तो उसे वह जगह और भी ज्यादा अपरिचित लगी। कबीर, कार रोको, मैं घर जाना चाहती हूँ। कबीर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कार एक विला के आगे आकर रुकी। धरा ने कार से उतरने के लिए जल्दी से गेट खोला और चारों तरफ देखने लगी। वह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें 3 फ्लोर थे। आसपास बहुत सारी लाइट थी, वहां गार्डन भी बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर धरा बोली, कौन सी जगह है ये? तब कबीर ने कहा, यह मेरा घर नहीं, हमारा घर है। कबीर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, और अब से हम यही रहेंगे। क्या धरा मान जाएगी कबीर के साथ रहने के लिए? क्या इस बार धरा एडमिशन लेने में सफल हो पाएगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।